एपिसोड 71 to 80, अध्याय 71, 068 शुद्ध नहीं। युनशेन को नहीं पता था कि वह वास्तव में किस बात पर गुस्सा था। युन्या ने वास्तव में कुछ भी गलत नहीं किया था, हालांकि उसके चेहरे पर श्रेष्ठता की भावना वास्तव में किसी के भी दांत खट्टे कर देती थी। काम जिनसे ने व्यंग्य किया, हाँ, हमारी आह जियान तुम्हारी तरह नहीं है, वह किसी आलीशान घर में नहीं पली बड़ी है। हमारी आह जियान में अनुभव और शिष्टाचार की कमी है, जिससे तुम्हें जरूर मजा आया होगा। चाची जियांग, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? चाची आह जियान वास्तव में बहुत अच्छी हैं। युन्या उन्हें बहुत पसंद करती हैं और चाहती हैं कि वह युन्या के साथ रहें और खेलें। काम जिनसे ने एक बार फिर गहराई से महसूस किया कि युन्या के मासूम बाहरी आवरण के नीचे एक रहस्यमय आत्मा छिपी हुई थी। अनजान लोगों को सचमुच यकीन हो गया होगा कि वह काम जिनिक्सियन को कितना पसंद करती थी। युनशु की बर्फीली निगाहें युन्या के चेहरे पर घूम गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, बस अब चैन से खाना भी नहीं खा सकते। तुम इतनी चतुर मत समझो, कुएं की तलहटी में मेढक बनकर हमेशा आसमान का टुकड़ा ही देखते रहना बहुत दयनीय है और फिर भी पूरी तरह अनजान। युन्या को पता था कि वह उससे बात कर रही है। उसने अपने होठों को हल्के से ऊपर उठाया और एक विनम्र मुस्कान के साथ उत्तर दिया, दादी, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेढक कभी भी गहरे कुएं से बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन उसे कभी किसी की दया की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानता है। और मैं अपने ऊपर थोपी गई भाग्य की जंजीरों से मुक्त होने के लिए संघर्ष करूंगा। उस बिंदु से आकाश ही सीमा है और आप उड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। युनशु ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, तुम कभी भी मेरी हथेली से बाहर नहीं निकल पाओगे, इसलिए बस कुएं के तल पर आज्ञाकारी रूप से रहो और अपने महान सपने देखो। खाना बेरुखी से खत्म हुआ। युन्या ने नैपकिन उठाया और नजाकत से अपना मुंह पोंछा, फिर काम जिनशियान की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, आंटी आजियान, जब समय मिले तो जरूर आना। म्याओ म्याओ उठने वाला है, मैं उसे देखने जाती हूँ। इतना कहकर वह डाइनिंग रूम से बाहर चली गई। युन्या के जाते ही काम जिनशियान को लगा जैसे उसके दिल से कोई बोझ उतर गया हो। न जाने क्यों, जब भी जी युन्या आसपास होती, वह इतनी उदास महसूस करती कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। यह अजीब था। युनशु ने काम जिनसे को रुकने के लिए मनाने के लिए बहाना बनाया कि देर हो रही है और गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है। काम जिनसे ने युनशेन की खामोश तस्वीर पर नजर डाली और खुद को खोने का एहसास हुआ। शायद किसी और दिन मैं तुमसे मिलने आऊंगा। काम जिनसे के पीछे पीछे चली गई। उसकी नजर सोफे पर बैठे आदमी पर पड़ी, जो दीपक की रोशनी में किसी स्वर्गीय देवता जैसा लग रहा था। मानो युवा लड़की की निगाहों को देखते हुए उस आदमी ने उसकी तरफ देखा और काम जिनिक्सियन ने जल्दी से अपनी आंखें नीची कर ली। उसकी हथेली कसकर भींच गई, उसके हाथ में घबराहट से पसीना आ गया। आज खुद को इतना मूर्ख बनाने के बाद वह मन ही मन उस पर हंस रहा होगा। एक क्षण के लिए काम जिनिक्सियन काफी निराश महसूस करने लगा। अब बहुत देर हो गई है, यहीं रुको, युनशेन ने कहा और उठकर ऊपर की ओर चलने लगा। उस आदमी की लंबी और सीधी आकृति को देखकर काम जिनसे का दिल खुशी से भर गया। उसने व्यक्तिगत रूप से उसे रुकने के लिए कहा था। काम जिनिक्सियन भी बहुत खुश थी। ऐसे शानदार विला में रहना कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। युनशु ने अपना सिर घुमाया और निर्देश दिया, आह्वान, मिस आह जियान के लिए एक अतिथि कक्ष तैयार करो। बोलने के बाद वह पास आए और काम जिनसे के हाथ थपथपाते हुए बोली, आंटी, मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकती हूँ, बाकी आप पर निर्भर है। काम जिनिक्सियन ने अपनी बहन के लाल गालों को देखा। उसके चेहरे के भाव कोमल और मोहक थे। फिर उसने अपने होंठ भींच लिए और चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह काम जिनसे युनशेन के कमरे से बाहर निकली। काम जिनशियान, जो अभी अभी अपने कमरे से बाहर निकली थी, ने ये देखा। उनकी आंखें एक पल के लिए गहरी हो गईं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, सुप्रभात। काम जिनसे मुस्कुराए और अपने बालों को सहलाते हुए बोली, आह जियान, सुप्रभात। आशियान सचमुच उसकी किस्मत का सितारा थी। उसके आने के बाद से ही सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। कल रात युनशेन असामान्य रूप से भावुक थी और वे लगभग आधी रात तक मस्ती करते रहे और आज सुबह बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं थे। उसने अपने पेट के निचले हिस्से पर आशा भरा हाथ रखा। पिछली रात उन्होंने कोई सावधानी नहीं बरती थी और उसे सफलतापूर्वक गर्भधारण करने की आशा थी। तभी दूसरी मंजिल के अंत में एक दरवाजा खुला और युन्या बाहर आया। प्रवेश द्वार पर खड़े दो लोगों को देखकर उसने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। आंटी जियांग, आंटी आह जियान, सुप्रभात। उसकी नजर काम जिनसे की गर्दन पर पड़े लाल निशान पर पड़ी, जिसे वह समय पर नहीं ढक पाई थी। उसके होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। युन्या की निगाहों को भांपते हुए काम जिनसे ने अवचेतन रूप से उसकी गर्दन को खींचा। आराधना और एक नवोदित शुद्ध छोटे सफेद फूल। युशेन से घिरे आपका रोमांटिक भाग्य वास्तव में उथला नहीं है। फिर भी यह छोटा सा सफेद फूल इतना शुद्ध नहीं लगता। काम जिनिक्सियन की ओर देखते हुए, जिसने अपना सिर नीचे झुका लिया था और जिसके बारे में बोलने के लिए कोई उपस्थिति नहीं थी, युन्या ने दया की गहरी भावना के साथ काम जिनसे को देखा। उसे कोई कदम उठाने की जरूरत भी नहीं थी। बस एक बेकार आदमी के लिए दो बहनों को एक दूसरे का कत्ल करते देखने का इंतजार करना निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। काम जिनिक्सियन को अचानक ठंड का एहसास हुआ और उसने अवचेतन रूप से उसकी बाहों को गले लगा लिया। काम जिनसे के यूं के घर पर रात बिताने की खबर मीडिया से छिपी नहीं रह सकी। अगले दिन ये खबर हर जगह फैल गई, जिससे पता चला कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं और काम जिनसे की शादी किसी अमीर परिवार में सफलतापूर्वक होने वाली है। बायरान ने तिरस्कार भरी नजरों से खबर पर नजर डाली और हंसते हुए अपने हाथ में रखी गोली एक तरफ फेंक दी। वह सोफे पर दुबकी हुई कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। उसका दूसरा हाथ धीरे से उसके पेट के निचले हिस्से पर टिका हुआ था। कुछ घूंट पीने के बाद उसने बची हुई कॉफी कूड़ेदान में डाल दी। ऐसा लग रहा था कि अब उसे ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। बायरान 18 साल की उम्र में बाई परिवार से अलग हो गईं।
उनके पास बाहर कई संपत्तियां थीं और यह उनमें से एक थी, एक दोस्त का तोहफा, जिसके परिवार ने इसे विकसित किया था। 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम वाला एक अपार्टमेंट, जिसमें साफ सुथरी फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियां थीं, जिनसे पूरे शहर का नजारा दिखता था। वह इस अपार्टमेंट से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसने स्वयं इसकी सजावट का निरीक्षण किया था। इसका हल्का नीला रंग गर्म और स्वप्निल घर जैसा एहसास देता था। जब वह अकेली होती तो उसे बालकनी के सोफे पर आराम से बैठकर कॉफी पीना, जियांगजू की नमकीन नम समुद्री हवा का आनंद लेना, धूप की गर्मी में आराम करना अच्छा लगता था और सब कुछ शांत सा लगता था। इस पल से ज्यादा सुकून और कुछ नहीं हो सकता था। काफी हिचकिचाहट के बाद भी उसने फोन किया। हाँ, अभी भेजो, उसने कहा। थकाकर उसने आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कि एक बार यह कदम उठा लेने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकेगा। उसकी डिक्शनरी में असफलता शब्द कभी था ही नहीं। अगर ये शब्द कांपते नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कितनी परेशान हूँ। एक नर्म उदास पुरुष की आवाज अचानक गूंजी, जिसने कमरे की शांति को तोड़ दिया। ये रिंगटोन विशेष रूप से एक व्यक्ति के लिए सेट की गई थी और बाई रैन की सारी थकान एक पल में गायब हो गई, जिससे वह सीधी बैठ गई। एक बार फिर लंबी हिचकिचाहट के बाद उसने उत्तर बटन दबाया। रान, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, फोन से एक स्पष्ट पुरुष की आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो अकेले ही एक स्वच्छ अलौकिक युवा व्यक्ति की छवि को चित्रित करने में सक्षम थी। बायरान सोफे पर पीछे की ओर झुक गई, उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और वह छत की ओर देख रही थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह आंसू नहीं गिरने देगी। हमें अलग हो जाना चाहिए। रान, युवक का स्वर नम पड़ गया। क्या बकवास कर रहे हो? खबरों में जो कुछ भी कहा गया है वह सब सच है। मैं किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हूं और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। अगर उसे तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल गया तो वह बहुत खुश नहीं होगा, इसलिए मुझे दोबारा फोन मत करना। उसकी आवाज में भयानक शांति थी। तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन मेरे लिए सही नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक अच्छी लड़की मिले। अलविदा। युवक के जवाब का इंतजार किए बिना उसने एक झटके से फोन रख दिया, पीछे के कवर को हटाकर सिम कार्ड निकाला और उसे पानी से भरे कप में फेंक दिया, फिर अपना सिर सोफे में छिपा लिया। उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। मुझे खेद है, मेरे श्रीमान खरगोश। अध्याय 72 069 खुद को फंसाने के लिए कोकून बनाना। समाचार देखकर कांग जिनसे ने गुस्से में अपना फोन नीचे फेंक दिया, ये सोचते हुए कि बायरान वास्तव में बहुत तेज चलती है। नहीं, वह यूं ही बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर बायरान ने सचमुच जनमत पर कब्जा कर लिया और उसके प्रभाव के कारण युनशेन को उससे शादी करनी पड़ी, तो फिर कांग जिनसे का क्या होगा? कुछ सोचने के बाद उसने किसी का नंबर मिलाया। जियांगजोऊ में निंग परिवार डाकुओं जैसा था। एक कहावत है कि नर्म लोग कठोर लोगों से डरते हैं, कठोर लोग निर्दयी लोगों से, और निर्दयी लोग उनसे डरते हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता। निंग परिवार बिल्कुल वैसा ही था, अपनी जान की परवाह नहीं करता था और कोई भी उन्हें उकसाकर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। इसलिए जब भी मुमकिन होता लोग निंग परिवार से दूर रहते थे। निंग परिवार का मुखिया निंग किंगहुआ असल में राज नहीं करता था। उसकी सत्ता ज्यादातर उसकी काबिल बेटी निंग जिजिन के पास थी। इसलिए वह व्यभिचार और भोग विलास में डूबा रहता था। कांग जिनसे ने उसे एक बार एक भोज में देखा था और उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिशों को टाल दिया था। निंग परिवार में, खासकर निंग किंगहुआ में, व्यभिचार की गहरी प्रवृत्ति थी जो इसे चरम सीमा तक ले जाता था। हालांकि कहा जाता था कि वह महिलाओं के साथ बेहद उदार था, जो खुद को उसके सामने समर्पित कर देती थी, जबकि उन्हें पता था कि वह उनकी मांगें आसानी से मान लेता है। यदि निंग किंगहुआ बायरान से निपट सकती है तो कांग जिनसे को लगा कि यह इसके लायक होगा, भले ही उसे बदले में कुछ त्यागना पड़े। फायदे और नुकसान पर विचार करने के बाद कांग जिनसे ने जुआ खेलने का फैसला किया। बाथरूम में छिपी हुई कांग जिनिक्सियन ने कांग जिनसे की कॉल को सुना। उसकी आंखें विचारों से चमक रही थीं। अंकल किन ने फोन करके बताया कि वीजा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वह किसी भी समय जा सकती है। हालांकि यूनिया को अभी भी सही समय की आवश्यकता थी, कम से कम अभी तो ये जाने का समय नहीं था। जैसे ही बायरान की गर्भावस्था की खबर मीडिया में छाई, घर का माहौल और भी ठंडा हो गया। इस दौरान कांग जिनशियान कांग जिनसे के साथ 2 बार जी परिवार के घर गई। कांग जिनशियान के आज्ञाकारी और मासूम व्यवहार ने युनशु का दिल जीत लिया, मानो उसे अपनी बेटी ही समझ रही हो। यूनिया ने ये सब केवल अपने होठों को हिलाकर और ठंडी हंसी के साथ देखा, मानो उसके पिछले जीवन का कोई दृश्य उसके सामने फिर से घटित हो रहा हो। इस बीच कांग जिनसे पर नजर रखने वाले लोगों ने बताया कि उसने गुप्त रूप से निंग किंगहुआ से मुलाकात की थी और उसकी संपत्ति पर एक रात बिताई थी। इससे क्या साबित हुआ? मानव स्वभाव हमेशा इतना घिनौना। एक पल वे आपके लिए अपने प्यार का इजहार करती हैं, अगले ही पल वे बिना किसी हिचकिचाहट के किसी और मर्द के साथ बिस्तर पर आ जाती हैं। आखिरकार ये सब उनकी अपनी इच्छाओं के लिए होता है। कांग जिनसे ने बार बार युनशेन के लिए अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन सच तो ये था कि उसे लेडी युन की उपाधि से मिलने वाली ताकत और दौलत से प्यार था। वह इन लोगों के खुद को फंसाने का इंतजार कर रही थी। युन मियाओ को सीढ़ियों से नीचे ले जाते हुए कांग जिनसे और कांग जिनशियान के पास पहुंची, जो युनशु के साथ सुखद बातचीत कर रहे थे। यूनिया के प्रकट होते ही वातावरण में सन्नाटा छा गया। कांग जिनिक्सियन ने सहज रूप से अपना सिर नीचे कर लिया और उत्सुकता से अपने कपड़ों के किनारे को छूने लगी। दादी, चाची जियान, चाची आह जियान, युनिया ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। उसकी अभिव्यक्ति मधुर और मासूम थी। युनशु के होंठ थोड़े मुड़ गए। क्या अवसर है? मैं शो की आखिरी रिकॉर्डिंग के लिए जा रही हूँ। इस बार मैं कुछ देर के लिए बाहर रहूंगी दादी, इसलिए कोशिश करना कि मुझे ज्यादा याद न करना। एक दूसरे से खुलकर भिड़ने के बाद युनिया जानती थी कि युनशु उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा और अक्सर उसे इतना गुस्सा दिला देता था कि वह अपनी हद में ही पीला पड़ जाता था। समय के साथ युनशु ने अपने आत्मनियंत्रण को एक नए स्तर तक बढ़ा लिया था, जिससे उनकी सामान्य मौखिक बहस उसे उत्तेजित करने में अप्रभावी हो गई थी।
ओह, अपना ध्यान रखना, बाहर सुरक्षित नहीं है। जाओ और जल्दी वापस आओ, युनशु ने प्यार से निर्देश दिया। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया दादी। म्याओ म्याओ और मैं अब अपने रास्ते पर चलेंगे, आंटी जियांग, आंटी आजियान, अलविदा। युनिया ने उन दोनों को हाथ हिलाकर इशारा किया और युन मियाओ को दरवाजे की ओर खींच लिया, जबकि एस्टेट के बाहर शोकेक्रू द्वारा भेजी गई एक कार उनका इंतजार कर रही थी। ये लड़की अब कुछ अलग सी लग रही है, कांग जिनसे ने लापरवाही से कहा। युनशु की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपने होठों को ठंडेपन से मोड़ लिया। लोग हमेशा बदलते रहते हैं। कांग जिनसे ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली और मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें नीचे कर लीं। जी यूनिया, ओ जी यूनिया, तुम्हें अच्छे भाग्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तुम चाहे कितनी भी होशियार क्यों न हो, तुम तो बस एक शक्तिहीन बच्ची हो। यूशु की उंगलियों के एक झटके से वह तुम्हें खत्म कर सकती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जनता की राय पर भरोसा करने से यूशु तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने से रुक जाएगी? हास्यास्पद बोला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शो का अंतिम सत्र जियांगनान के धुंध और बरसाती पानी वाले शहर में रिकॉर्ड किया गया। लंबी लंबी घास, ऊंची उड़ान भरती पतंगें और जियांगन का सुंदर मनोहर जल दृश्य, एक शर्मीली युवती की तरह सुरुचिपूर्ण और सौम्य, हल्की हवा और तिरछी बारिश के साथ। इस स्थान में प्रवेश करते ही यूनिया को अपने भीतर खौलता हुआ खून महसूस हुआ। यहाँ की हवा बहुत परिचित थी, आकाश बहुत नीला था, नदियां बहुत साफ थीं, क्योंकि यह वही स्थान था जहां वह अपने पिछले जन्म में 10 वर्षों तक रही थी। यूनिया को सचमुच उम्मीद नहीं थी कि अपने जीवन काल में वह दोबारा इस जगह पर कदम रखेगी। ये रिकॉर्डिंग सत्र 3 दिनों तक चलेगा और इसी छोटे से गांव में पूरा होगा। दिन की शूटिंग खत्म होने के बाद मिंगहान यूनिया और युन मियाओ को उनके घर वापस ले आया, जो हवा से भरी खिड़कियों और असुविधाजनक बिस्तरों वाला एक गौशाला से ज्यादा कुछ नहीं था। मिंगहान को यह बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन शोकेक्रू को कोसा और सोचा कि लाड़ प्यार से पली बड़ी राजकुमारी यूनिया फूट फूट कर रो पड़ेगी। लेकिन एक बार फिर यूनिया ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। युवा लड़की ने चुपचाप बिस्तर लगाया और सोच समझकर मच्छर भगाने वाली कोयल जलाई, क्योंकि उसे पता था कि रात में मच्छर बहुत होंगे। फिर वह बिना कोई शिकायत किए युन मियाओ को नहाने ले गई। मिंगहान ने मन ही मन सोचा कि उसकी परिपक्वता और जागरूकता का स्तर किसी बच्चे के स्तर का नहीं हो सकता। वह अपना टूथब्रश कप पकड़े हुए यूनिया के पास बैठ गया और जिज्ञासा से पूछा, छोटी यूनिया, अगर तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं शोकेक्रू से अनुरोध कर सकता हूँ कि वे तुम्हारे और युन मियाओ के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ दें। यूनिया ने अपने दांत ब्रश करते हुए मिंगहान की ओर देखा और पानी थूकने के बाद स्पष्ट और तेज स्वर में कहा, नहीं धन्यवाद, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। उसे सचमुच ये सब अच्छा लगा, सब कुछ इतना परिचित था, इसके बारे में सोचकर ही वह सपनों में मुस्कुरा उठती थी। खैर, मिंगहान को लगा कि उसका प्रश्न अनावश्यक था। छोटी लड़की की आंखों की चमक और ईमानदारी ने उसे एक शब्द भी कहने से रोक दिया। क्या अमीर परिवारों के बच्चों को लाड़ प्यार और नाजुक नहीं होना चाहिए? छोटा यूनिया हमेशा की तरह क्यों नहीं चलता? लेकिन जितना ज्यादा समय वह यूनिया के साथ बिताता, उतना ही ज्यादा उसके लिए अपना प्यार बढ़ता जाता। जब बाकी सब सो गए तो यूनिया ने अपनी आंखें खोलीं। उसने सबसे पहले अपने बगल में सो रही युन मियाओ को देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह गहरी नींद में सो रही है, फिर उठकर कपड़े पहने। उसने दरवाजे का पर्दा हटाकर बाहर कदम रखा। खाली मुख्य हॉल में मिंगहान एक टूटे हुए स्टूल पर अपने ही कपड़ों से ढका हुआ सोया हुआ था। शायद ठंड लग रही थी। उसने अपनी बाहें रगड़ी और कुछ बुदबुदाया, फिर जल्द ही उसके खर्राटे एक के बाद एक गूंजने लगे। क्योंकि यूनिया एक लड़की थी, इसलिए कुछ संवेदनशील मुद्दों से बचने के लिए मिंगहान ने कभी भी यूनिया के साथ बिस्तर साझा नहीं किया था, भले ही वे सार्वजनिक रूप से पिता और बेटी के रूप में जाने जाते थे। यूनिया उसके पास से गुजरकर बाहर चली गई। आज रात तारे और चांद नीचे लटक रहे थे, झील की सतह पर चमक रहे थे और खूबसूरत लग रहे थे। वह तेजी से एक दिशा में दौड़ी, रात उसके पीछे पीछे चल रही थी, हवा उसके कानों के पास से गुजर रही थी और वह एक विशेष गंतव्य की ओर दृढ़तापूर्वक दौड़ती रही। अध्याय 73-070 गर्म मोचन। तुम छोटे कमीने हमेशा आलसी रहते हो, कोई काम नहीं करते, फिर भी खूब खाते हो। मैं तुम्हें खाने दूंगी, मैं तुम्हें खाने दूंगी, एक निकम्मा बिना माँ के पैदा हुआ जो तुम्हें पालेगा। महिला की जोरदार डांट के साथ एक कमजोर सा छोटा लड़का एक कोने में सिमट गया। उसके हाथ उसके सिर पर थे, वह भूसे और लाते की बारिश से खुद को बचा रहा था। उसकी झुकी हुई पलकों के नीचे एक घूमते हुए चीते की तरह क्रूरता का एक निशान छिपा हुआ था। चाहे उसे कितनी भी बुरी तरह से डांटा गया हो या कितनी भी बुरी तरह से पीटा गया हो, छोटे लड़के ने फिर भी कोई प्रतिरोध नहीं किया, मानो उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। जब वह महिला गालियां देते देते थक गई तो वह अपने हाथों को कमर पर रखकर खड़ी हो गई, जोर जोर से हौंफने लगी और छोटे लड़के को घूरने लगी। जाओ, बाहर जमीन पर पड़ी हर एक फली को उठाओ और टोकरी में डाल दो। जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता तुम्हें सोने की इजाजत नहीं है। छोटा लड़का चुपचाप उठा और लंगड़ाता हुआ बाहर चला गया। चांदनी में उसका पतला दुबला रूप ऐसा लग रहा था मानो हल्की हवा के झोंके से उड़ जाएगा। अगर मैंने तुम्हें फिर से सुस्ती करते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। महिला ने थूका और अपनी बाल्टी जैसी कमर को हिलाते हुए सोने के लिए मुख्य कमरे में वापस चली गई। छोटा लड़का जमीन पर बैठ गया और बिना थके यंत्रवत रूप से फलियां उठाता रहा। उसके छोटे से चेहरे पर सुन्नता का भाव दिखाई दे रहा था। जब यूनिया ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया तो उसने ये दृश्य देखा। उसके सामने एक छाया पड़ गई जिससे चांदनी अवरुद्ध हो गई और छोटा लड़का थोड़ा सा किनारे की ओर हट गया, लेकिन हठपूर्वक ऊपर नहीं देखा। अचानक उसकी आंखों के सामने एक शाओबिंग प्रकट हुई जो अभी भी गर्म थी। उसकी सुगंध लहरों के रूप में उसकी नाक में घुस रही थी, जिससे उसे निगलने में कठिनाई हो रही थी। लो, इसे ले लो। लड़के के कानों में आवाज गूंजी, मानो वह स्वर्ग का संगीत हो।
उसने स्तब्ध होकर अपनी दृष्टि उठाई और लड़की प्रकाश की ओर पीट करके खड़ी थी। उसका गोरा छोटा सा चेहरा चांदनी में जैद की तरह चमक रहा था और उसकी गहरी काली आंखें गर्म प्रकाश से भरी हुई थीं। वह एक नन्ही परी की तरह लग रही थी जो अचानक उसकी दुनिया में प्रकट हो गई थी। वह उसकी आंखों के स्तर पर झुकी और उसके हाथ में शाओबिंग थमाते हुए बोली, खाओ। लड़के को किसी और चीज की परवाह नहीं थी और वह खाना चख कर गया। पलक झपकते ही शाओबिंग गायब हो गया। यूनिया ने दया से उसका सिर छुआ, तुम कब से भूखे हो? लड़के ने फिर अपना सिर नीचे कर लिया और चुप हो गया। यूनिया ने उसके शरीर पर पड़े जख्मों को देखा, फिर अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और भाग गई। लड़का अचानक चौंक गया और उसने लड़की का हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन लड़की की हथेली इतनी मुलायम थी कि झिझक में उसका दिल नहीं कर रहा था कि वह हाथ छोड़ दे। यूनिया उसे गांव के शीर्ष पर स्थित एक प्राचीन वृक्ष के पास ले गया और कहा, यहाँ मेरा इंतजार करो, और फिर मुड़कर भाग गया। लड़के को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। यूनिया जल्दी से एक बैग लेकर वापस आए और उसके घावों के इलाज के लिए अल्कोहल युक्त रुमाल और मलहम निकाला। लड़का सहज ही पीछे हट गया और यूनिया को सावधानी से देखने लगा। यूनिया धीरे से मुस्कुराया। चांदनी शाखाओं के बीच से छनकर आ रही थी और उसकी काली काली आंखों ने मानो चमकते तारों से भरे आकाश को घेर लिया था, जो उसने अब तक देखी सबसे खूबसूरत आंखें थीं। बिना इलाज के घाव आसानी से संक्रमित हो सकते हैं और सूजन पैदा कर सकते हैं। ये सिर्फ तकलीफ की बात नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसे ही वह बोल रही थी, लड़के ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ बढ़ाया, यूनिया पर एक नजर डाली और फिर जल्दी से अपना सिर झुका लिया। यूनिया ने हल्की हंसी के साथ अपना सिर हिलाया और उसके घावों के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसके शरीर पर कई घाव पुराने थे और कुछ इतने गहरे थे कि उनमें से हड्डियां दिखाई दे रही थीं, जो समय के साथ कटोरे जितने बड़े निशान छोड़ गए थे। उसकी कमजोर और पीली त्वचा पर अनगिनत निशान थे, जो एक चौंकाने वाला दृश्य था। चाहे उसे कितना भी दर्द हुआ हो, लड़के ने कभी भी अपनी भौहें नहीं सिकुड़ी, मानो उसे दर्द का कोई एहसास ही न हो। यूनिया की नजर उसकी बंद मुट्ठी पर पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? लड़का एक पल के लिए हिचकिचाया। निंग जिहुआन। वह धीरे से मुस्कुराए। मैं जी यूनिया हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई, जिहुआन। यूनिया ने देखा कि उसकी नजरें कुछ दूर हो गई हैं। जिहुआन, मुझे उम्मीद है कि इस जीवन में तुम जल्द ही दर्द से मुक्त हो जाओगे। वह जिस निंग जिहुआन को जानती थी, वह निर्दयी और क्रूर था, जिससे लोग हर कीमत पर बचना चाहते थे, लेकिन कौन जानता था कि एक दुखद और उदास बचपन ने उसे खुद की रक्षा करना सिखाया था। कुछ मायनों में वह और जिहुआन बहुत समान थे। एक मित्र के रूप में मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। उसकी आंखें सूरज की तरह गर्म थीं, जो उसके लिए बहुत दूर थीं, फिर भी वह वहां थी, पहुंच के भीतर, मानो वह उसे अपने हाथ के एक खिंचाव से छू सकता था। उस क्षण से वह उसके अंधकार में जीवन में एकमात्र आशा और मोक्ष थी। शो का अंतिम एपिसोड अनिच्छुक विदाई के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा था। शेन लुओकुई ने यूलिया को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी, जबकि यूलियान दूर से लाल आंखों से देख रही थी और माई जेंग बस छिप गई, किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। केवल जब वे अलग होने वाले थे तब यूलिया को चुपके से एक नोट दिया, मुझे फोन करना याद रखना। फिर वह अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर सिसकने लगा। माई जेंग, जिसे घमंडी छोटा राजकुमार कहा जाता है, रो भी सकता था और अगर उसके प्रशंसक देख लेते तो जरूर उसका मजाक उड़ाते। वो सब जी यूनिया की गलती है। यूनिया और मिंगहान ने अलविदा कहा और अपने साथ कोई बादल लिए बिना ही चले गए। यूनिया, क्या मैं तुम्हें अपनी धर्मपुत्री के रूप में गोद ले लूं? मिंगहान ने छोटी लोलिता को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए फुसलाया और धोखा दिया। यूनिया ने उसे अजीब नजरों से देखा और मिंगहान ने शर्मिंदगी से अपनी नाक छू ली। उस नजर से उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। चाचा, अगर आप सचमुच बेटी चाहते हैं तो आप खुद ही बेटी पैदा कर सकते हैं। मुझे आपके साथ घर गृहस्थी खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर उसने फिर उसकी तरफ नहीं देखा, यून मियाओ को पकड़ लिया और चली गई। मिंगहान अस्तव्यस्त खड़ा रह गया। प्रशंसकों को पता ही नहीं था कि उनका इतना अपमान किया गया था। अंकल, चेहरे कितनी जल्दी बदल जाते हैं। अध्याय 74-071। कोई रास्ता नहीं है वापस। गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित प्राचीन वृक्ष के पास से गुजरते समय एक छोटा लड़का अचानक बाहर निकला और कार का रास्ता रोक दिया। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए और खिड़की से सिर बाहर निकालकर जोर से गाली देने लगा। छोटे लड़के को देखकर यूनिया की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने यून मियाओ का हाथ थपथपाया, कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। जिहुआन। जब निंग जिहुआन ने यूनिया को देखा तो उसके बर्फ जैसे चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। वह दौड़कर यूनिया के पास गया और उसके हाथ में एक डिब्बा थमा दिया। यह क्या है? यूनिया ने उत्सुकता से पूछा। आपके लिए एक उपहार, वापस आने पर इसे खोलना, निंग जिहुआन ने ठंडे स्वर में कहा। यूनिया की मुस्कान सौम्य थी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। यूनिया को मुड़ते और जाते हुए देखकर निंग जिहुआन के होंठ हिल गए, लेकिन अंततः उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। जैसे ही उसने देखा कि कार गांव के प्रवेश द्वार पर गायब हो गई और धीरे धीरे एक बिंदु में बदल गई, उसकी आंखों की गहराई में प्रकाश की एक चिंगारी प्रज्वलित हो उठी। मेरा इंतजार करना। घर लौटने पर एक महिला घर से बाहर निकली और निंग जिहुआन को गालियां देने लगी। तुम छोटे खरगोश, तुम इस बार कहाँ भाग गए थे? निंग जिहुआन ने अचानक अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखों की क्रूरता देखकर औरत चौंक गई। उसने गुस्से से थूका, तुमने मुझे घूरने की हिम्मत की, तुम बहुत दुस्साहसी हो गए हो। कहते हुए उसने निंग जिहुआन पर एक लात मारी। निंग जिहुआन तेजी से चकमा देकर भाग गया और महिला शर्मिंदगी से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। निंग जिहुआन के होंठ ठंडेपन से मुड़ गए जब वह लकड़ी के शेड की ओर बढ़ा। एक धमाके के साथ उसने दरवाजा बंद कर दिया और उस औरत की बेकाबू बकबक पूरी तरह बंद हो गई। दरवाजे की घंटी बजी। डिंग डोंग। कौन है? बायरान पत्रिका पलट रही थी, तभी उसने घंटी की आवाज सुनी और जवाब में पुकारा। मिस बाय, आपके लिए एक डिलीवरी है।
कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। दरवाजे के बाहर से एक आदमी की गहरी आवाज आई। बायरान ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने ऑनलाइन कुछ नहीं खरीदा था, क्या यह उसके भाई ने भेजा होगा? उसने चप्पल पहनी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। झांकने के छेद से देखा तो डिलीवरी यूनिफॉर्म पहने एक आदमी डिलीवरी बॉक्स लिए दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। बायरान ने संदेह के साथ दरवाजा खोला। मिस बायरान, यह आपकी डिलीवरी है, कृपया इस पर हस्ताक्षर करें, उस आदमी ने डिलीवरी बॉक्स और एक पेन देते हुए कहा। बायरान ने प्रेषक की ओर देखा, खाली प्राप्तकर्ता। लेकिन जब तक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक चक्कर आने पर वह दरवाजे की चौखट पकड़े हुए लड़खड़ाई, सिर हिलाया और उसकी आंखों के सामने उस आदमी का तिरस्कार भरा चेहरा दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें खुली रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन दवा के कारण आए अत्यधिक नींद को वह रोक नहीं सकी। अपनी चेतना के अंतिम क्षण में उसने कड़वाहट से सोचा कि बायरान का भी दिन नाली में पलटने का दिन था। निंग फैमिली विला में निंग किंगहुआ अभी बाथरूम से बाहर निकला ही था कि बटलर निंग दे तुरंत उसके पास आया। मास्टर, आपके लिए सब कुछ तैयार है। 40 की उम्र पार कर चुके निंग किंगहुआ को निंग परिवार का सुंदर रूप विरासत में मिला था। वह शालीन था और कुछ एक रोमांटिक विद्वान जैसा दिखता था। हालांकि जब वह मुस्कुराता था तो थोड़ा बेढंगा लगता था, जिससे उसकी आभा बिगड़ जाती थी। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, आंखों में कामुक चमक लिए हंसी के साथ बोला, सब कहते हैं कि मिस बाई का शरीर स्वाभाविक रूप से सेक्सी है। मैं तो उसे चखने के लिए बेताब था। अब मैं देखता हूं कि वो उस कानकुतिया से कैसी है। यार, वो औरत सच में जानती है कि कैसे कामुक होना है। युनशेन सच में एक खुशकिस्मत कमीनी है। तभी एक लंबा चौड़ा व्यक्ति लिविंग रूम के बाहर से धीरे धीरे अंदर आया। निंग किंगहुआ को देखते ही वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। बड़े भाई, उनकी आवाज सुनने में सुखद थी, किसी के दिल में बहने वाली धारा की तरह स्पष्ट। निंग किंगहुआ ने अपने नथुनों से घुरघुराहट के साथ कहा, तुम्हें अभी भी वापस आना आता है? तुम वहां क्यों नहीं मर गए? आदमी ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। बड़े भाई, मैं कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। निंग किंगहुआ ऐसे हंसा जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत बड़ा मजाक सुना हो। क्या तुम ही नहीं थे जो निंग परिवार की संपत्ति से कोई लेना देना रखने के बजाय मरना पसंद करते थे, जो हमारी तुच्छ संपत्ति को देखने में भी गर्व महसूस करते थे? यह क्या है? अब तुम यहाँ किस लिए उत्सुकता से भाग रहे हो? मैं पहले युवा और अज्ञानी था। मुझे आशा है कि आप हमारे पिता के लिए मुझे एक मौका देंगे, उस आदमी ने विनम्रता से कहा। निंग किंगहुआ का ध्यान उस खूबसूरत महिला पर था जो उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए वह बहस करने से खुद को रोक नहीं पाया और अधीरता से हाथ हिलाते हुए बोला, बाद में कंपनी में आकर मुझसे मिलना। सच में, तुम मेरे आनंद में खलल डाल रही हो। मिस बाई, हमेशा की तरह खूबसूरत, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर वह मुड़ा और भाग गया। निंग किंगलिन का माथा थोड़ा सिकुड़ गया। निंग दे को जाते देख उसने सहजता से पूछा, मिस बाई खूबसूरत? क्या आप बाई परिवार की मिस बाई रान की बात कर रही हैं? निंग दे ने हंसते हुए अपनी आंखों में एक ज्ञान भरी नजर डाली और चलने से पहले अपने हाथ झुका लिए। निंग किंगलिन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वहीं खड़े होकर कुछ पल सोचते हुए वह अचानक उस दिशा में भागा जहां निंग किंगहुआ गायब हो गया था। घर लौटकर यून्या ने वह डिब्बा खोला जो निंग जिहुआ ने उसे दिया था। अंदर लकड़ी की नक्काशीदार एक मूर्ति थी। साफ था कि उसे बनाने वाला चाकू चलाने में माहिर था। हालांकि वह आकृति थोड़ी खुरदरी थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव और चेहरे के भाव जीवंत रूप से उकेरे गए थे। ये यून्या की ही छवि थी। यून्या ने अपने होंठ थोड़े से सिकुड़े। जिहुआन का चाकू चलाने का हुनर अभी भी बेहतरीन था। तभी अचानक नीचे से आवाज आई। उसने ध्यान से सुना, उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक झलक रही थी। लिविंग रूम में युनशू ने उस बिन बुलाई महिला को देखा जो अहंकार से भरी हुई आई थी। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। काम जिनसे की आंखों में आश्चर्य क्षणिक था और फिर उसने अपनी आंखों में आक्रोश को दबाते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। काम जिनिक्सियन ने तटस्थ भाव से देखा और अपनी उपस्थिति को यथासंभव छोटा रखने का प्रयास किया। लेडी युन, मैं ये कहने आई हूँ कि अब से 10 दिन बाद का दिन शुभ है। मैं उस दिन राष्ट्रपति युन से विवाह करना चाहूंगी। बायरान ने पानी जैसे नीले रंग की बॉडीकॉन ड्रेस में कहा। उसका फिगर आकर्षक था और उसका व्यवहार सुरुचिपूर्ण लेकिन मोहक था। मिस बाई, मुझे लगता है कि आप गलत जगह आ गई हैं, युनशू ने ठंडी हंसी के साथ कहा। बायरान ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, अगर लेडी यून इसे स्वीकार नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, क्योंकि जल्द ही तुम मुझसे शादी के लिए भीख मांगोगी। ये कहकर वह अपनी ऊंची एड़ियां पहनकर चली गई। धूप में खड़ी होकर उसने गहरी सांस ली। तेज धूप के कारण उसकी आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं और वह आंसुओं को रोकने लगी। जिस क्षण वह अपमानित होने वाली थी वह था जो स्वर्गीय देवता की तरह आया, हमेशा की तरह उसी स्पष्ट और कोमल आंखों के साथ, वह कोमलता जिसे उसका गंदा दिल कम से कम छूना चाहता था। तुम जो भी चाहो, मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जब तक तुम खुश रहोगी, मैं हमेशा तुम्हारा मिस्टर रैबिट रहूंगा। मैं इतनी गंदी हूं कि मुझे खुद से घिन आती है, फिर भी तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हो? मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। बात अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। वह बस खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर सकती थी। अध्याय 75 072 द्विविवाह का संदेह। 10 जून 2017 शनिवार, चोंगगो रेंजू का दिन। दक्षिण से नकारात्मक प्रभाव। भूमि पूजन और विवाह के लिए उपयुक्त, लंबी यात्राओं से बचें। इस दिन जियांगजोऊ में मौसम अच्छा था और सूरज चमकीला और सुंदर था। पूरे शहर का मीडिया जल्दबाजी में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि एक सेकंड भी देरी होने पर वे अपने प्रतिद्वंद्वियों के हाथों फ्रंट पेज की खबर गंवा देंगे। युनशेन और बायरान की शादी, जिनमें से एक नए प्रमुख परिवार का प्रतिष्ठित मुखिया था, दूसरी एक ग्लैमरस और सेक्सी सोशलाइट थी। हालांकि उनमें से किसी की भी विशेष रूप से अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी, लेकिन एक बार जब उनके मिलन की घोषणा हुई तो काफी हलचल मच गई। इस जोड़े से जुड़े अनगिनत विषय थे जो बार बार उनके प्रेम इतिहास को उजागर करते रहे।
कांग जिनसे भी इस चर्चा में मजाक उड़ाए जाने से बच नहीं सके और यहाँ तक कि लापता जिलानी, जो कभी जियांगजू की नंबर 1 सोशलाइट थी, भी इत्मीनान से गपशप का मुख्य विषय बन गईं। जी यून्या, एक बाल कलाकार जिसने एक वैरायटी शो से प्रसिद्धि पाई थी, अचानक से लोगों की नजरों में आ गई। उस जमाने में अच्छी सौतेली माएं तो बहुत कम थीं, बाईरान जैसी मजबूत महिला की तो बात ही छोड़ दीजिए। नन्हे यून्या और उसका भाई पहले से ही घर में मुश्किलों से जूझ रहे थे और अब एक सौतेली मां के आने से आगे अच्छे दिन आने वाले नहीं थे। नेटिजन्स ने उसकी पृष्ठभूमि के प्रति सहानुभूति महसूस की और उसके दुर्भाग्य पर विलाप किया। युनशेन और बाई रैन की शादी की धूम के बीच यून्या ने जिस शो में भाग लिया था, उसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। जैसे ही उनकी शादी की खबर फैली, बाई परिवार के शेयर, जो एक सीमा तक नीचे पहुंच गए थे, फिर से तेजी से बढ़ने लगे। 3 दिन बाद वे पूरी तरह से हरे निशान पर आ गए, जिससे बाई लुन खुशी से हंस पड़ा। वह खुद को ये कहने से नहीं रोक पाया कि उसकी बहन एक भाग्यशाली सितारा है। बाई परिवार के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान है। बाई परिवार। गु चुनरोंग ने वैनिटी के सामने एक शानदार सफेद शादी के कपड़े में बैठी महिला को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रान कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये सब तुम्हारी बदौलत है। तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हारे योगदान को नहीं भूलेंगे। ये रहा 5 लाख का कार्ड, ये तुम्हारे प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है। इससे तुम्हारे पति के परिवार में तुम्हें नीची नजर से नहीं देखा जाएगा। ये कहते हुए उसने बाईरान के सामने एक नया बैंक कार्ड बढ़ा दिया। बाईरान ने उसे बेपरवाही से देखा, उसकी आंखों में व्यंग्य की एक झलक थी। तो फिर धन्यवाद भाभी, उसने कहा और कार्ड लेने के लिए आगे बढ़ी। गु चुनरोंग की मुस्कान सख्त हो गई और बाईरान के हाव भाव पर नजर डालते हुए वह बोलने से पहले झिझकी। एक कहावत है, शादीशुदा बेटी बहते पानी की तरह होती है। बेशक मेरा मतलब शाब्दिक रूप से नहीं, बस एक रूपक के रूप में है। अब तुम यून परिवार का हिस्सा होगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने शेयर जियांग को हस्तांतरित कर सकते हो? बेशक, हम तुम्हें बाजार मूल्य का 3 गुना भुगतान करेंगे। तो यही तो था जिसका उन्हें इंतजार था। बाईरान ने होंठ सिकुड़े हुए मुस्कुराए, उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। उसने शीशे में गु चुनरोंग को ऐसी ठंडी निगाहों से देखा कि गु चुनरोंग अनजाने में ही सिहर उठा। बड़ी भाभी, जियांग केवल 7 साल का है, इतनी जल्दी क्या है? इसके अलावा भले ही मैं यून परिवार में शादी कर रही हूँ, मेरा उपनाम अभी भी बाई है। मैं आप सभी को ऐसे ही नहीं भूल सकती। लेकिन गु चुनरोंग और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बाईरान की अधीरता देखकर उसने कहा, दुल्हन की बारात अब तक आ चुकी होगी, है ना? क्या आप जांच करने में मेरी मदद कर सकती हैं, भाभी? गु चुनरोंग ने झुंझलाहट में अपने होंठ काट लिए। इस जिद्दी लड़की ने बिना कुछ दिए पैसे ले लिए। कितना गुस्सा आ रहा है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। जैसे ही गु चुनरोंग चले गए, एक 7 या 8 साल की लड़की दौड़ती हुई आई। आंटी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। बाईरैन मुस्कुराए और लड़की की चोटी को छुआ। जियांग, तुम भी सुंदर हो। ही लड़की खिलखिलाकर हंसी, उसकी मासूमियत और प्यारी अदाएं झलक रही थीं। उसने अपनी बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखें झपकाईं और पूछा, मैंने सुना है कि सिर्फ प्यार करने वाले ही शादी करते हैं। तो चाची और चाचा जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते होंगे और तुम्हारा बच्चा भी होगा, है ना? तो क्या शियांग को खेलने के लिए कोई छोटा भाई या बहन नहीं मिलेगा? ये कहते हुए लड़की ने उत्साह से ताली बजाई, उसकी मासूमियत साफ थी। बाईरान की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। हाँ, सिर्फ प्यार करने वाले लोग ही शादी करते हैं। प्यार में उसका पति शायद उसका गला घोंटने के लिए बेताब था। उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि यह शादी कैसे हुई। लेकिन वह पीछे नहीं हट सकती थी। वह बाईरान थी, बाई परिवार की सबसे बड़ी बेटी, और उसके पीछे एक पूरा परिवार खड़ा था। और निश्चित रूप से उसके दिमाग में एक जोड़ी स्पष्ट आंखों की छवि कौंधी, जो मुस्कुराते हुए कह रही थी, रान खुश रहो। लेकिन तुम्हारे बिना मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? आंटी, आप क्यों रो रही हैं? नहीं, तुम्हारी चाची तो बस खुशी के आंसू बहा रही हैं। भव्य विवाह समारोह में यूनिया और यूनमियाओ ने फूलों के बच्चों की भूमिका निभाई। गिरजाघर अंदर और बाहर मीडिया से भरा हुआ था। भले ही यूनशेन इस शादी से असंतुष्ट थे, फिर भी उन्होंने इसका पूरा लाभ उठाने का इरादा किया। कांग जिनसे युनशु के बगल में बैठी थी और उस महिला को लाल कालीन पर उस आदमी की ओर चलते हुए देख रही थी, जिसे वह बहुत प्यार करती थी और जल्द ही उसके साथ जीवन भर रहने का वादा करने वाली थी। उसकी मुस्कान बेदाग थी, फिर भी उसके नाखून उसके हाथ की हथेली में घुस गए। देखो, एक दिन मैं सब कुछ वापस ले लूंगा। युनशु की मुस्कान कोमल थी, उसके चेहरे से उसके दिल की गहराइयों में छिपे विचारों का पता नहीं चल रहा था। कांग जिनसे के पास बैठी उस खूबसूरत और ईमानदार आदमी को देखते हुए उसके दिल में अचानक खटास फैल गई। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और गुस्से से पलकें झपकाईं। यह इतना दर्द क्यों करता है? यूनिया और यूनमियाओ बाईरान की शादी की पोशाक का किनारा पकड़े हुए उनके पीछे पीछे चल रही थीं। गुलाबी रंग की फूली हुई पोशाक में छोटी लड़की और काले सूट में छोटा लड़का अपने गुलाबी गालों और सफेद दांतों के साथ एक दूसरे से मिलते जुलते थे, प्यारे और मनमोहक, उन्हें देखने वाले सभी को भा रहे थे। चारों ओर से अनगिनत निगाहों का सामना करते हुए यूनिया ने थोड़ी सी भी असहजता नहीं दिखाई। उसकी मुस्कान शुद्ध और सुंदर थी। बाईरान का प्रभाव उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा व्यापक था और हुआ यूं कि उसने जबरदस्ती शादी करवाने में कामयाबी हासिल कर ली। इससे युनशेन और युनशु के पास उसकी परवाह करने का वक्त नहीं बचता, क्योंकि उनके लिए एक बाईरान ही काफी थी। घटनाक्रम उसकी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग था। वह आगे क्या होगा, इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दर्शकों में यानसोंग ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर उस छोटी सी आकृति को देखा। वह और भी लंबी और पतली लग रही थी। दुल्हन बहुत सुंदर लग रही है, यानके ने उत्साह से अपने छोटे हाथों से ताली बजाते हुए कहा। यानसोंग ने चुपके से आंखें घुमाईं। कैसा स्वाद है ये? वो तो जी यूनिया की बीन स्प्राउट जितनी भी सुंदर नहीं है। ये तो सुंदर बहन लगती है। हे, सुंदर बहन भी सुंदर है।
यानसोंग के चेहरे पर आखिरकार एक हल्की सी मुस्कान आई। कम से कम बच्चे को तो पता चल गया कि क्या अच्छा है। जुआंग शियुए ने दोनों छोटे शैतानों के सिर पर थपथपाया और फुसफुसाया, तुम दोनों किस बारे में फुसफुसा रहे हो? तभी 2 वर्दीधारी पुलिस अधिकारी बाहर से गिरजाघर में घुस आए और उन्होंने मेसी के भावुक भाषण को बाधित कर दिया। प्रमुख अधिकारी ने अपना बैज दिखाया और ठंडे स्वर में कहा, मैं लू जुन हूँ, गुवान जिला पुलिस स्टेशन में 2वीं श्रेणी का निरीक्षक। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप में से युनशेन कौन है? ये दृश्य देख सभी की निगाहें स्टेज पर मौजूद दूल्हे की ओर चली गईं। युनशेन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और एक कदम आगे बढ़ते हुए गहरी आवाज में कहा, मैं युनशेन हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि अधिकारी यहाँ क्यों आए हैं? पुलिस को इसका अंदाजा था, इसलिए उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उन्होंने अधिकारपूर्वक कहा, हमें एक रिपोर्ट मिली है। श्रीमान युनशेन पर द्विविवाह के अपराध का संदेह है। हमारी जांच में मदद के लिए कृपया हमारे साथ आइए। अध्याय 76-073 किसी किताब का मूल्यांकन उसके आवरण से न करें। वहां तुरंत ही अराजकता फैल गई। द्विविवाह, दोबारा सोचने पर बात समझ में आई। जीलानी कुछ ही समय से गायब थी और युनशेन पहले से ही एक नई दुल्हन से शादी करने की इतनी जल्दी में था जो बेहद बेरहम और अस्थिर लग रहा था। यद्यपि जीलानी गायब थी, वह उसकी पत्नी थी जिसका विवाह एक उचित समारोह के माध्यम से हुआ था और अब वह बाईरान से विवाह करने वाला था। क्या ये द्विविवाह नहीं था? एक पल के लिए सभी ने युनशेन को उपहासपूर्ण और तिरस्कारपूर्ण निगाहों से देखा। युनशेन की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली, वह अब भी पहले की तरह स्पष्ट और सुरुचिपूर्ण थी। अच्छा, मैं जांच में सहयोग करूंगी। वह नीचे बैठे मेहमानों की ओर मुड़ा और ऊंची आवाज में बोला, मुझे सचमुच बहुत दुख है कि आज की शादी में ऐसी घटना घटी, लेकिन हम पुलिस को इंतजार नहीं करा सकते। मैं बाद में एक मीडिया ब्रीफिंग करूंगा ताकि जनता को इस मामले की पूरी जानकारी दे सकूं। मैं अभी और यही वादा करता हूं कि मैं, युनशेन, कभी भी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होऊंगा। ये सब जरूर एक गलतफहमी होगी। उनकी आवाज दृढ़ और गूंजती हुई थी, उनका व्यवहार अधिकारपूर्ण और कठोर था। हालांकि जो लोग होश में आ गए थे वे मन ही मन उपहास कर रहे थे। गलतफहमी ऐसा तभी हो सकता था जब उसने जीलानी को तलाक दे दिया हो, वरना द्विविवाह का आरोप लगना तय था। युनशेन ने पहली पंक्ति में बैठे लियांग यू की ओर देखा। लियांग यू ने सिर हिलाया, एक तरफ हटे और फोन किया। अधिकारी, चलिए, युनशेन ने सहयोगात्मक ढंग से कहा, और पुलिस, जो शुरू में उसके प्रति कोई सद्भावना नहीं रखती थी, ने आगे कुछ नहीं कहा और चर्च से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। जाने से पहले युनशेन ने युनशु की तरफ देखा और उसे सहज रहने का इशारा किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान उसने अपनी होने वाली दुल्हन की तरफ एक बार भी नहीं देखा। बाईरान मंच पर अकेली खड़ी थी, कुछ दयनीय सी लग रही थी। उसने युनशेन की पीछे हती हुई आकृति को देखते हुए आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। युन्या उसके पास आए और हल्के से हंसते हुए बोली, चाची बाई, चिंता मत करो, पिताजी ठीक हो जाएंगे। बाईरान ने अपनी नजरें नीची करके युन्या को देखा। लड़की की मुस्कान मीठी और पवित्र थी, उसकी आंखें झील की सतह पर धूप की लहरों की तरह धीरे धीरे झिलमिला रही थीं। ऐसी आशा है। युनशेन के लौटने में ज्यादा देर नहीं लगी। लिविंग रूम में कदम रखते ही बाईरान और युनशु एक दूसरे के सामने ऐसे बैठे थे मानो उनके बीच कोई आकाशगंगा फैली हो और माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। युनशेन को देखते ही बाईरान ने तुरंत मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया, कैसा रहा? क्या सब ठीक हो गया? युनशेन ने बस इतना कहा, आपको कल सुबह मीडिया ब्रीफिंग के लिए मेरे साथ आना होगा। बाईरान ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, ठीक है। वह एक अच्छी पत्नी की छवि थी जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, जिससे युनशु ने ठंडी सांस ली और युनशेन की ओर मुड़ा। शेन, इसके पीछे कोई तो होगा जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें असली अपराधी को बेनकाब करना होगा। युनशेन ने उदासीनता से सिर हिलाया, मैं थक गया हूं, मैं आराम करने ऊपर जाऊंगा। ये कहकर वह उन दोनों को दरकिनार करके ऊपर चला गया। बाईरान ने युनशु की ओर देखा, माँ, इतने थका देने वाले दिन के बाद आपको भी जल्दी आराम करना चाहिए। मैं भाई शेन का हालचाल जानने जाऊंगी, माँ, कहकर पुकारे जाने से युनशु को बहुत घिन आई, फिर भी उसके पास कोई जवाब नहीं था। पीला चेहरा लिए वह मुड़ी और चली गई। बाईरान ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, बूढ़ी चुड़ैल, चलो देखते हैं तुम मुझसे मुकाबला करती हो। उस रात काम जिनसे को नींद आना असंभव हो गया। निनकिंग हुआ, उस बूढ़े कमीने ने वास्तव में उसके साथ धोखे का खेल खेला था और फिर उसके फोन का जवाब देना बंद कर दिया था। इससे वह पागल हो गई। उसके पास इस नुकसान को सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। आज की घटना के बारे में सोचकर ही उसका दिल दर्द से करा उठता था। उसके मन में कुछ आया और उसकी आंखें चमक उठीं। स्वर्ग कभी भी सभी निकासों को बंद नहीं करता। बाईरान, तुम बस प्रतीक्षा करो। अगली सुबह युनशेन ने बाईरान के साथ एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। पुरुष का आभामंडल प्रभावशाली, उत्कृष्ट और अद्वितीय था, जबकि महिला आकर्षक, कामुक, सुंदर और शालीन थी। दोनों एक साथ खड़े होकर एक बहुत ही मनमोहक तस्वीर बना रहे थे। कल शादी में जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। जहां तक द्विविवाह के अपराध की बात है तो वह बिल्कुल निराधार है, युनशेन ने कैमरों की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा। लेकिन जहां तक मुझे पता है, मिस जी 5 महीने पहले ही गायब हुई थी और उसके बाद आपने दोबारा शादी कर ली। अगर आपने बहुत पहले ही मिस जी को तलाक देने की बात नहीं मान ली थी तो आप इसे कैसे समझाएंगे? रिपोर्टर का तीखा सवाल वहां मौजूद लोगों के लिए एकदम साफ सुनाई दिया। युनशेन की नजर सवाल पूछने वाले रिपोर्टर से मिली और उस गहरी नजर ने पल भर के लिए महिला रिपोर्टर को अभिभूत कर दिया। उसने अपने होंठ भींच लिए, उसका चेहरा अचानक फीका पड़ गया। दरअसल 2 साल पहले ही मेरा और उसका तलाक हो चुका था, लेकिन हमने अपने बच्चे की खातिर इसकी घोषणा नहीं की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे इतनी गलतफहमियां पैदा होंगी और मैं एक बार फिर दिल से माफी मांगता हूं। मीडिया स्तब्ध रह गया। यह विस्फोटक खबर थी। तो युनशेन और जीलानी ने 2 साल पहले गुप्त रूप से तलाक ले लिया था, जो वास्तव में द्विविवाह नहीं था। आपने और मिस जी ने तलाक क्यों लिया?
क्या यह आपकी गलती थी? आपके और मिस कांग जिनसे के बीच अनुचित संबंधों की अफवाहें थीं। क्या यही आप दोनों के तलाक का मुख्य कारण है? सवाल में ये भी छिपा था कि क्या उनके विवाहेतर संबंध के कारण ही शादी टूटी। ये पत्रकार छोटी छोटी बातों से लोगों की कमजोरियों को उजागर करने में माहिर थे। युनशेन की आंखों में दर्द की एक झलक उभरी। उसने अपनी आंखें गहराई से बंद कर ली, मानो कोई अकथनीय कष्ट हो जिसे बयान नहीं किया जा सकता। पत्रकारों की आंखों में उन्होंने उत्साह से आंखें फैला दी, यह विश्वास करते हुए कि कोई न कोई खबर जरूर मिलेगी। यूनिया टीवी के सामने बैठी स्क्रीन पर युनशेन की पीड़ा भरी अभिव्यक्ति देख रही थी और महसूस कर रही थी कि उसका दिल धीरे धीरे डूब रहा है। उसने अनुमान लगा लिया था कि युनशेन आगे क्या कहने वाला था। कठोर, बहुत कठोर। युनशेन, तुम में हिम्मत है। अपने दांतों को अपने होठों के भीतरी भाग पर कसकर भींचते हुए उसने अपने हृदय में उमड़ते क्रोध और घृणा को नियंत्रित किया। ये सब केवल युनशेन द्वारा निर्देशित और अभिनीत एक नाटक था, जो केवल खुद को सार्वजनिक जांच से मुक्त करने और नैतिक उच्च भूमि पर खड़े होने के लिए था, ताकि अगर उसने जी परिवार की संपत्ति हड़प भी ली तो वह ऐसा बिना किसी अपराध के कर सके। मैं शुरू में इस मामले पर बात नहीं करना चाहता था। एक पुरुष होने के नाते मुझे अपनी गरिमा पर गर्व है, लेकिन अब मैं अपने परिवार और अपनी पत्नी को सार्वजनिक गपशप का शिकार नहीं बनने दे सकता। मुझे आगे आकर सब कुछ स्पष्ट करना होगा। 4 साल पहले एक रात मैं कंपनी से घर लौटा तो देखा कि मेरी पत्नी और बटलर दोनों साथ थे। वह आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और एक वयस्क व्यक्ति की आंखें भी लाल हो गईं, जिससे पता चलता है कि उस समय वह कितना स्तब्ध, कितना टूटा हुआ और कितना क्रोधित था। उसकी पत्नी द्वारा उसे धोखा दिया जाना ऐसी बात थी जिसे कोई भी पुरुष बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस क्षण घटनास्थल पर मौजूद कई पुरुषों ने युनशेन के साथ सहानुभूति व्यक्त करना शुरू कर दिया। मिस जी जियांग जो की शीर्ष सोशलाइट मानी जाती हैं, खूबसूरत और बुद्धिमान, फिर उनका एक बटलर के साथ क्या संबंध हो सकता है? खैर, मिस जी गायब हो गई हैं और आपके शब्द ही एकमात्र स्रोत हैं। हम सिर्फ आपके शब्दों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? एक रिपोर्टर ने संदेह जताया। बाकी लोग भी सहमत थे। सच कहूं तो कोई भी ऐसा दावा कर सकता है। अगर किसी बटलर से जुड़ा हो तो ये किसी बूढ़े संकी जैसा लगता था। जब तक कि जीलानी अंधी न हो। वह बटलर लानी का बचपन का दोस्त था, उससे बहुत प्यार करता था, यहाँ तक कि उसके लिए जी परिवार में मात्र बटलर के रूप में रहने के लिए विदेश में अध्ययन करने के अवसर को छोड़ने को भी तैयार था। यूनिया को क्रोध से अपना खून ठंडा पड़ता महसूस हुआ। वह स्क्रीन को तोड़कर युनशेन के पाखंडी मुखौटे को फाड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। जीलानी से भले ही वह कितनी भी नफरत करती हो, वह उसकी जैविक माँ ही थी। नफरत के बावजूद वह कभी भी उसका अपमान करने की हद तक नहीं पहुंची। जीलानी, ये देखो, ये वही आदमी है जिससे तुमने बेपनाह प्यार किया था, जिसने बिना किसी पछतावे के तुम्हारी इज्जत और स्वाभिमान को मिट्टी में मिला दिया और अब तुम्हारी बदचलनी का बेरुखी से मजाक उड़ा रहा है। यदि आप जीवित होते और यह सब देखकर पागल हो जाते तो क्या? मैंने कभी इतनी तीव्रता से यह कामना नहीं की कि तुम मर जाओ। तस्त तस्त, किसने सोचा था कि तथाकथित शीर्ष सोशलाइट निजी तौर पर इतनी बदचलन महिला निकलेगी? सच में, दिखावा धोखा दे सकता है। अचानक पीछे से एक महिला की कोमल लेकिन उपहासपूर्ण आवाज आई। यूनिया की निगाहें एक पल में ठंडी हो गईं, मानो कोई ठंड हड्डियों में गहराई तक घुस गई हो और दिल को इंच इंच करके जमा रही हो। अध्याय 77 074 भक्त विश्वासी। लड़की सही मुद्रा में बैठी थी, उसकी पीठ हंस की तरह सीधी थी, उसकी हर हरकत इतनी शालीन और नेक थी मानो वो उसके खून में गहराई तक समा गई हो। ऐसा लग रहा था मानो कोई भी इंसान, कोई भी ताकत उसे अपना संयम खोने पर मजबूर नहीं कर सकती। वहां चुपचाप बैठी उसकी चमकदार उपस्थिति ने पहले ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। युनशु अपनी युवावस्था से ही मीलों दूर तक एक अद्भुत सुंदरी के रूप में जानी जाती थी और कॉलेज में तो उन्हें कैंपस बैले भी कहा जाता था। रूप, रंग और स्वभाव दोनों में ही वे हमेशा असाधारण थी और उन्हें भी मानना पड़ा कि जीलानी ने सचमुच एक बहुत ही उत्कृष्ट बेटी को जन्म दिया है। म्यूकिंगसी सौम्य और बुद्धिमान थी, जीलानी अभिमानी और तेजस्वी थी और जी यूनिया को उनकी सारी खूबियां विरासत में मिली थी, लेकिन वह दोनों से बिल्कुल अलग थी। उस गर्मजोशी के नीचे, जो मानो सब कुछ समेटे हुए थी, एक खतरनाक और चुभने वाली ठंड छिपी थी। उन साफ और चमकती आंखों में हमेशा एक बदलता हुआ कोहरा रहता था जिसके आर पार देखना मुश्किल था, जिससे सहज ही एक घबराहट सी पैदा हो जाती थी। इतनी उत्तम कलाकृति, वह ऐसी रचना को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती थी। निश्चित रूप से इससे उसे एक बड़ी उपलब्धि का एहसास होता। अफसोस, उसकी हड्डियों में म्यूकिंगसी का खून था। एक बार फिर अपने दिल में आह भरते हुए उसने जी यूनिया की ओर देखा और अपनी नजरों से सारी भावनाएं हटा दी। अपनी चोरी छिपाने के लिए एक चोर को पकड़ो चिल्लाना, आखिरकार मुझे गहराई से समझ आ गया है कि इसका क्या मतलब है। दादी, पिताजी सचमुच आपके जैविक पुत्र हैं। इस अभिनय से आसानी से ऑस्कर जीता जा सकता है, यूनिया ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, जिसमें व्यंग्य का कोई निशान नहीं था। फिर भी बेवजह शर्मिंदगी महसूस हुई। युनशु मुस्कुराया, ओह, क्या मुझे इसे तारीफ समझना चाहिए? अगर दादी माँ ऐसा सोचती हैं तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि खुद को धोखा दे पाना भी एक हुनर है, यूनिया ने कहा। उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ रही थी। उसकी आंखें साफ और कोमल थीं। स्वर्ग देख रहा है कि हम क्या करते हैं और वह किसी भी पापी को सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनकी रिपोर्ट नहीं की जाएगी, बस अभी समय नहीं आया है। लड़की की कोमल आवाज में दृढ़ निश्चय और न्याय करने की शक्ति थी, जिससे युनशु का दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर उसने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। यूनिया को देखते हुए उसके चेहरे पर ठंडक की एक झलक उभरी। चंद शब्दों में एक मार्मिक प्रेम कहानी गढ़ी गई, लेकिन नैतिकता की बेड़ियों में जकड़े इस प्रेम को समाज ने मान्यता नहीं दी, बल्कि तिरस्कार और तिरस्कार का पात्र बना दिया गया। इसके बजाय युनशेन ही पीड़ित बनकर उभरी। हालांकि कांग जिनसे के साथ उनका रिश्ता अस्पष्ट था, बाहरी दुनिया ने उनका ज्यादा साथ दिया। आजकल दुनिया महिलाओं के प्रति ज्यादा सहिष्णु हो सकती है, लेकिन लैंगिक समानता एक खोखला मजाक है।
बायरान अवसरवादी ढंग से कुछ शब्द कहती, जिससे कहानी में रंग भर जाता कि कैसे उसकी और युनशेन की मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। इस तरह वे पूरी तरह से नैतिक रूप से ऊंचे स्थान पर स्थापित हो गए, भले ही उसने किसी और के परिवार में शादी की हो, भले ही उसने जी परिवार की संपत्ति का गबन किया हो, भले ही उसने अपने बच्चों की उपेक्षा की हो। ऐसा लगता था कि इन सब बातों को जायज ठहराया जा सकता था। वह सबसे अधिक निर्दोष है, वह सबसे अधिक असहाय है, उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। युनिया ने टीवी बंद कर दिया और युनशु की चौकस निगाहों के नीचे उठकर कदम दर कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगी। वह दुबली पतली और नाजुक सी आकृति, फिर भी कदम दर कदम दृढ़ता और सुरक्षा से चल रही थी। युनशु ने ठंडे स्वर में उपहास किया, उसके पास इस खेल को जारी रखने का धैर्य नहीं बचा था। युनशेन, तुम कमीने हो, केंजुवान तुम्हारे साथ लड़ने जा रहा है। केंजुवान दहाड़ा और उसने रिमोट कंट्रोल एक तरफ फेंक दिया और खड़ा हो गया, किसी के साथ लड़ने के लिए तैयार। केंडू ने उसे रोक दिया, उसका सुंदर चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। पिताजी, कृपया शांत हो जाए। केंजुवान ने अपने सिर पर मुक्का मारा, फिर चिल्लाते हुए फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, एक लंबे कद का आदमी जो भावनाओं से अछूता नहीं था। लानी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे कभी भी जी परिवार में नहीं रहना चाहिए था। यह मेरी गलती है, पूरी तरह से मेरी गलती है। केंजुवान आमतौर पर संकोची स्वभाव का था, लेकिन उस क्षण वह पागल आदमी की तरह चिल्लाया। जिस व्यक्ति की रक्षा के लिए उसने खुद को समर्पित कर दिया था, वह इतनी पवित्र और स्वाभिमानी थी, उसके दिल में सबसे खूबसूरत थी, फिर भी उसे इस हद तक कुचला गया। लानी, जो इतनी घमंडी थी, उस आदमी से बदनामी कैसे सह सकती थी जिसे वह बेहद प्यार करती थी। हाँ, बदनामी। लानी युनशेन से इतना प्यार करती थी कि उसने सारी समझ खो दी, मानो प्यार की आग में जल रही हो। उसकी आंखों में युनशेन के अलावा किसी और के लिए जगह नहीं थी। तो लानी के लिए उसका अस्तित्व उसके प्यार के रास्ते में एक बाधा था, और उसने एक बार यह कहा था, जिस क्षण मैंने युनशेन को देखा, मुझे पता चल गया कि वह मेरे जीवन का एकमात्र अर्थ है। वह उससे इतना प्यार करती थी कि अपनी गरिमा, जो उसके लिए जान जितनी कीमती थी, गंवा बैठी और इतनी नम्र होकर धूल में मिल गई। इसलिए जब विश्वासघात हुआ तो यह एक ऐसा बोझ था जिसे उसका जीवन सहन नहीं कर सका, और उसने निश्चयपूर्वक उसे छोड़ देने का फैसला किया। प्रेम ही उसका संपूर्ण विश्वास था, और वह युनशेन की सबसे समर्पित आस्तिक थी। चाहे आसमान गिर जाए और धरती फट जाए, वह कभी भी अपने विश्वास से विमुख नहीं होगी। तो युनशेन, तुम उस औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जो तुमसे इतना प्यार करती थी? क्या तुम्हें आधी रात को सपने देखकर ग्लानि या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? 4 साल पहले उस रात वास्तव में क्या हुआ था, ये केवल स्वर्ग, पृथ्वी, आप और मैं ही जानते हैं, और मैं, केंजुवान, एक स्पष्ट विवेक रखता हूँ। केंजुवान ने पहले कभी भी हत्या करने की इतनी तीव्र इच्छा महसूस नहीं की थी, इस हद तक कि वह युनशेन के साथ मिलकर मरने को तैयार था। पिताजी, केंडू ने समय रहते हस्तक्षेप किया, कृपया कोई मूर्खतापूर्ण काम न करें। बहन युन्या और युनमियाओ के बारे में सोचें। बेशक वह खुद भी था, यह विचार उसने अपने मन में दबा रखा था। दरअसल जैसे ही युन्या और युनमियाओ का उल्लेख हुआ, केंजुवान के विचार याद आने लगे। लानी, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी जगह युन्या और युनमियाओ का ध्यान रखूंगा। अगर तुम दुनिया में कहीं से ये देख सकती हो तो कृपया ज्यादा दुखी मत होना। ऐसा आदमी इसके लायक नहीं है। फिर उसकी आंखें घृणा से चमक उठी, उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए। युनशेन, मैं, केंजुवान, अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी हर प्रिय चीज को नष्ट कर दूंगा, शक्ति, धन, प्रतिष्ठा, स्त्रियां। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम पूरी तरह से अपमानित हो जाओ और तुम्हारे पास कुछ भी न बचे। फिर भी उसके सीने में नफरत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। केंडू ने चुपचाप अपनी पलकें नीचे कर ली। उसके पिता सचमुच बहन युन्या की मां से अपने दिल की गहराई से प्यार करते थे। प्रेम वास्तव में क्या है? पहली बार केंडू ने इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। अध्याय 78:075 खुश और आश्चर्यचकित। देश Z के आपराधिक कानून के अनुच्छेद 232 और अनुच्छेद 236 के अनुसार अब निम्नलिखित निर्णय दिया जाता है। प्रतिवादी जियाफू को बलात्कार के प्रयास और जानबूझकर हत्या का दोषी पाया गया है और उसे आजीवन राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने के साथ ही मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश का हथौड़ा गिरा और इसके साथ ही एक व्यक्ति के भाग्य का फैसला हो गया। अंततः जियाफू टूट गया और चिल्लाकर अपनी बेगुनाही का दावा करने लगा, लेकिन ठंडे खाली अदालत कक्ष में किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि वह वास्तव में निर्दोष है या नहीं। जैसे ही मुकदमा समाप्त हुआ, पुलिस अधिकारी उसे अपने साथ ले गए। वह हताश होकर चिल्ला रहा था, न्यायाधीश से विनती कर रहा था कि वह उसका स्पष्टीकरण सुने कि उसने किसी की हत्या नहीं की, उसने बलात्कार नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, उसे ऐसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ रहा है। हे स्वर्ग, अपनी आंखें खोलो और देखो, मेरे साथ अन्याय हुआ है। युनशु आगे की पंक्ति में बैठा था और ये देखकर उसने हल्की सी आह भरी, खड़ा हुआ और उसकी ओर चला गया। जियाफू को मानो अचानक जीवनदान मिल गया हो। वह बेचैनी से बोला, युवती, युवती, कृपया मुझे बचा लो, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अगर मुझ में दुनिया की सारी हिम्मत भी हो तो भी मैं किसी को मारने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। मुझे अभी भी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करना है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मुझे बचा लो। जियाफू, शांति से जाओ, मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें जरा भी अन्याय न सहना पड़े, युनशु ने उदासीनता से कहा। हालांकि वह जानती थी कि असली हत्यारा कौन है, फिर भी अगर वह ऐसा कहे तो कौन यकीन करेगा। अपने 2 ताकतवर साथियों को खोने के बावजूद उसे यह कड़वी गोली निगलनी ही पड़ेगी। जब उसने जियाफू को पुलिस द्वारा घसीट कर ले जाते देखा तो वह अनिच्छुक आक्रोश से भर गई। उसकी आंखों की गहराई में टूटी हुई बर्फ की एक परत जम गई और उसके दांत भींच गए। तुम जो करते हो वो ऊपर आसमान देख रहा है। सोचो, तुम में अब भी ऐसी बातें कहने का दम है। जी युन्या, तुम मेरा इंतजार करो। आज युनशु के लौटने के बाद उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि उसने इसे छिपाने की बहुत कोशिश की, युन्या को फिर भी कुछ गड़बड़ नजर आ गई।
कई बार उसने उसे जो नजर दी उसमें ठंडक थी, फिर भी वह पल भर में गायब हो गई, मानो वह कभी थी ही नहीं। मुकदमे को सार्वजनिक नहीं किया गया था, इसलिए यूनिया को परिणाम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वास्तव में उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। अगर ये गलत था भी तो क्या फर्क पड़ता है, तुम तो बस युनशु के पालतू कुत्ते हो जिसने जानबूझकर तुम्हें फंसाया है। सिर्फ अच्छाई ही उसके और म्याओ म्याओ के लिए जिंदा नहीं बचा सकती थी। जिंदा रहने के लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। ऐसा लगता है कि जियाफू के साथ जो हुआ उससे उत्साहित होकर युनशु अब खुद को कार्रवाई करने से रोक नहीं पाएगी, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि वह भी प्रतीक्षा के इन निष्क्रिय दिनों से अधीर हो गई है, जो सहन करने के लिए बहुत कष्टदायक है। माँ, मुझे पता है कि आपको मेमने की पसलियां बहुत पसंद हैं, इसलिए मैंने खास तौर पर रसोई से ये हाथ से बनाई हुई मेमने की पसलियां बनाने को कहा है, जो कोमल और स्वाद से भरपूर हैं। आप इन्हें क्यों नहीं आजमाती? बाईरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मेमने की पसलियां का एक टुकड़ा युनशु के सामने प्लेट में रख दिया। क्या यूनिया भी कुछ आजमाना चाहेगी? धन्यवाद चाची बाय। बाईरान मुस्कुराए और यूनिया के बालों को धीरे से सहलाते हुए बोली, बहुत अच्छी बच्ची हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो आंटी। युनशु ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी, अचानक उसकी भूख खत्म हो गई। जब से बाईरान ने यून परिवार में विवाह किया, उसने एक बहू से अपेक्षित नियमों का पालन किया, अपनी सास के प्रति सम्मानपूर्ण और विनम्र रही, अपने पति के प्रति विचारशील रही, अपने सौतेले बच्चों की देखभाल करती रही और नौकरों के प्रति मित्रवत रही, हर दृष्टिकोण से परिपूर्ण रही, जिससे युनशु को कोई दोष निकालने में असमर्थता रही। फिर भी बाईरान के शब्द हमेशा सूक्ष्म व्यंग्य से युक्त होते थे, जिससे युनशु निराश और हौंफिने लगता था। ऐसे मुस्कुराते चेहरे के सामने वह शक्तिहीन हो जाता था। एक जी यूनिया और एक बाईरान, हाँ, 3 महिलाओं द्वारा खेला गया ये नाटक कितना शानदार है, और यह हर दिन एक पूर्ण नाटक है। मैडम, यंग लेडी, मिस कांग और मिस आजियान यहाँ हैं, आहुआन ने बाहर से अंदर आते हुए घोषणा की। युनशु तुरंत मुस्कुराया, कृपया उन्हें अंदर बुलाओ और रसोई से कहो कि कटोरे और चॉपस्टिक के 2 और सेट तैयार करें। बाईरान ने अपने होंठ भींच लिए, उसकी आंखों में एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। जल्द ही कांग जिनसे कांग जिनिक्सियन को साथ लेकर प्रकट हुई। आज जिनसे ने साफ तौर पर सोच समझकर कपड़े पहने थे, अपनी हमेशा की तरह आकर्षक दिखने वाली पोशाक को छोड़कर एक फूलों वाली पोशाक पहनी थी, जो एक महिला के कोमल और कोमल पक्ष को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रही थी। आंटी यून, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम असुविधाजनक समय पर पहुंचेंगे, जिससे आपके दोपहर के भोजन में खलल पड़ेगा। जिनसे कहा, क्या तुम अभी भी अपनी चाची के साथ औपचारिकता निभा रहे हो? चाहे तुमने खाना खाया हो या नहीं, आराम से बैठो और खाना खाओ। आखिरकार ये जगह भी तो तुम्हारा ही घर है। कांग जिनसे की नजरें कुछ देर के लिए बाईरैन पर पड़ी और एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उसने हल्के से जवाब दिया और जिनिक्सियन को अपने पास बैठा लिया। आंटी यून, बरसात के दिनों में आपके पैरों में दर्द होने की संभावना रहती है और चून की जियांगजू में पूरे साल बारिश होती है, इसलिए मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता है। जिनसे ने युनशु के सामने एक बैग बढ़ाते हुए कहा। युनशु ने उसे खोला, हैरान होकर। यह एक सुरक्षात्मक उपकरण है जिसे आजियान ने खुद बनाया है। इसके अंदर उच्च गुणवत्ता वाला कश्मीरी कपड़ा लगा है, जो हवादार और गर्म है। हालांकि यह बहुत कीमती नहीं है, लेकिन हर सिलाई और हर कदम आजियान ने खुद तैयार किया है। यह उनके स्नेह का प्रतीक है और मुझे उम्मीद है कि आंटी यून इसे तुच्छ नहीं समझेंगी। ये सुरक्षात्मक उपकरण वाकई बेहद खूबसूरती से बनाया गया था, जिसमें बारीक टांके लगे थे और छूने पर यह बेहद मुलायम और आरामदायक लगा। इसे पास लाने पर ऑर्किड की खुशबू भी आ रही थी और उपकरण के कोने में एक कड़ाईदार ऑर्किड था, जो इसे और भी ताजगी भरा बना रहा था। युनशु को ये पहली नजर में ही पसंद आ गया और ऑर्किड उसके पसंदीदा फूल बन गए। उसने चुपचाप बैठे जिनिक्सियन की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उसकी निगाहें संतुष्टि से भरी थीं। आजियान, क्या तुमने वास्तव में इसे बनाया है? जिनिक्सियन ने थोड़ी शर्म के साथ ऊपर देखा और धीरे से हाँ में हाँ मिलाई। जिनसे हंसे और बोले, आंटी यून को शायद पता न हो, लेकिन मेरी माँ अपनी युवावस्था में एक प्रसिद्ध कढ़ाईकार थी और सुई धागे के काम में उनका कौशल अद्वितीय था। दुर्भाग्य से मुझे अपनी माँ की प्रतिभा विरासत में नहीं मिली। इसके बजाय आजियान को छोटी उम्र से ही इन चीजों से प्यार था और वह मेरी माँ के कौशल का लगभग 70 या 80% सीखने में कामयाब रही। युनशु ने पहली बार इसके बारे में सुना था और मुस्कुराते हुए उसने अपनी बाहें उठाई। क्या ऐसा है? आजियान, आंटी को आपका बनाया ये गार्ड बहुत पसंद आया। धन्यवाद। प्रशंसा से खुश होकर जिनिक्सियन गर्व से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके गाल कैमेलिया के फूलों की तरह लाल हो गए, जिससे शर्मीली ताजगी झलक रही थी। अचानक युनशु की नजर जिनशियन के हाथ पर पड़ी, जब वह अपनी चॉपस्टिक उठा रही थी। उसकी गोरी और नाजुक उंगलियों के पोरों पर छोटे छोटे घने सुई के निशान थे, जो किसी को भी चौंका देने वाले थे। युशु, दिल टूट गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उन निशानों को छुआ और चिंता से जिनशियन को देखा। क्या ये दर्द करता है बच्चे? जिनशियन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, इससे कोई तकलीफ नहीं होती। आंटी यून, आप मेरे प्रति बहुत दयालु रही हैं। मैं बस अपना आभार प्रकट करने के लिए कुछ करना चाहती थी। यूनिया ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा। बहनें साजिशों से भरी थीं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि युनशु अपनी सारी बुद्धि के बावजूद बहनों के छल को समझ नहीं पाए। पिछले जन्म का दृश्य पुनः सामने आने वाला था, लेकिन इस बार मैं इतनी आसानी से बहकावे में नहीं आऊंगा। हंसते हुए युनशु ने उसका हाथ थपथपाया। तुम कितनी अच्छी बच्ची हो, स्नेह से भरपूर। तुम्हें कैसा लगेगा अगर चाची तुम्हें अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार करना चाहें? जिनसियन का चेहरा आश्चर्य से चमक उठा और उसने कुछ हद तक अपना सिर झुका लिया। चाची यून, मैं। जिनसे मुस्कुराए और अपने होठों को मोड़ लिया। ये सब उसके द्वारा किए गए प्रयास के लायक था। बाईरान ने अपनी हंसी छिपाते हुए नीचे देखा और जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसकी मुस्कान बिल्कुल सही थी। ये बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसी संस्कारवान और पुत्रवत बेटी पाना किसी दुर्लभ रत्न को पाने जैसा है।
मिस आशियान, क्या आप अपनी नई माँ के आगे घुटने टेक कर प्रणाम नहीं करना चाहती? अध्याय 79 07-6-10 वर्षों के लिए हस्ताक्षर करें। कम जिनसे को उम्मीद नहीं थी कि बाई रान ऐसा कहेगी। क्या ये युनशु के लिए जानबूझकर किया गया दिखावा था या उसके लिए एक जाल था जिसमें वह फंसना चाहती थी? कम जिनसे को यकीन नहीं हुआ कि बाई रान वाकई इतनी उत्सुक थी कि युनशु आजियान को अपनी धर्मपुत्री बना ले, लेकिन बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी और चाहे जो भी हो उसे इसे आगे बढ़ाना ही था। हाँ, आंटी यून की धर्मपुत्री बन पाना कई जन्मों का आशीर्वाद है। बहन सचमुच तुमसे बहुत ईर्ष्या करती है। आजियान, तुम जल्दी से घुटने टेक कर प्रणाम क्यों नहीं करती? काम जिनसे के संकेत पर काम जिनिक्सियन को अंततः पूर्ण एहसास हुआ। यो चाची यो, मैं डर गया हूँ। युनशु की मुस्कान सौम्य थी, मनोहार भरी। तुम्हें किस बात का डर है? अब से तुम यून परिवार की युवा कुमारी, मेरी धर्मपुत्री रहोगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो दूसरों के पास है, और वो भी जो उनके पास नहीं है। फिर डरने की क्या बात है? मुझे डर है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी और आपको नाराज कर दूंगी। लड़की ने सिर झुकाकर संकोच से कहा। इस उपस्थिति ने युनशु को और अधिक करुणा महसूस कराए। उसके दिल में दर्द हुआ जब उसने अपने बालों को थपथपाया। आजियान, बस अपने आप हो। जिस चीज से आंटी को सबसे ज्यादा प्यार है वह है सबसे वास्तविक तुम। काम जिनिक्सियन ने अपने होठों को भींच लिया, फिर अचानक युनशु को गंभीरता से देखा। आजियान भी वास्तव में चाची यून को पसंद करती है, लेकिन आजियान की एक माँ है। हालांकि उसका निधन हो गया है, वह हमेशा आजियान के दिल में रहेगी। चाची यून, मुझे माफ करना। यूनिया की नजर एक मुस्कान के साथ काम जिनिक्सियन पर पड़ी। उसकी आंखें मानो सब कुछ देख रही हो। काम जिनिक्सियन का दिल हिंसक रूप से धड़कने लगा जब उसने अप्रत्याशित रूप से उसे देखा। उसने तुरंत घबराहट में अपनी आंखें फेर लीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका हाथ अनजाने में उसकी आस्तीन के नीचे मुट्ठी में कस गया। ऐसा क्यों था कि उसके सामने उसे हमेशा ऐसा भ्रम होता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उस सुस्त निगाह और तिरस्कार भरी नजर से उसे ऐसा लगता था जैसे उसे नंगा कर दिया गया हो। पीछे हटने का नाटक करके फुसलाना, बहुत अच्छा। केवल 8 साल की उम्र में ऐसी साजिश करना, कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने पिछले जीवन में उसके जाल में फंस गई। जैसा कि हुआ, काम जिनिक्सियन का दांव सफल रहा। ये चाल युनशु पर बहुत प्रभावी रही। पीसी ज्वेलर के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ आई विश्लेषण। पीपी स्टॉक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आंटी तुम्हें इसी तरह पसंद करती हैं, मानवीय और नेक। तुम्हें अपनी धर्मपुत्री बनाने के लिए कहना तुम्हें अपनी माँ को भूलने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिल में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आंटी को बस तुम पर दया आती है और वह तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखना चाहती हैं। क्या तुम इतनी छोटी सी इच्छा भी नहीं मानोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। काम जिनशियान ने सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। वह धड़क के साथ घुटनों के बल बैठ गई। आंटी यून, मैं तैयार हूँ। युनशु ने हंसते हुए उसके बालों को छुआ। आंटी तुम्हें मजबूर नहीं कर रही हैं, बस भविष्य में मुझे आंटी यून ही कहती रहना। काम जिनिक्सियन ने एमएम कहा और वास्तव में 3 बार झुक गया। काम जिनसे मन ही मन खुश थी। जब तक आशियान युनशु की धर्मपुत्री बनी रहेगी, उसके पास यून परिवार से अक्सर मिलने का पर्याप्त कारण रहेगा। अगर उसकी शादी भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है कि शादी सिर्फ नाम की ही क्यों न हो। मौका मिलते ही उसने युनशेन को वापस छीनने की ठान ली। बायरान की मुस्कान मनमोहक थी जब वह काम जिनशियान को उठाने के लिए आगे बढ़ी। कितनी सुंदर और नेकदिल बच्ची है। अब मेरी एक और बहन है, कितना अच्छा है। हालांकि सबसे ज्यादा बधाई माँ को मिलनी चाहिए। उन्हें इतनी प्यारी बेटी बिना किसी खर्चे के मिल गई। कहते हैं बेटी माँ के लिए एक छोटी सी गद्देदार जैकेट की तरह होती है। मुझे उम्मीद है कि इस गर्भावस्था में मुझे भी एक छोटा सा गद्देदार जैकेट मिल जाएगा। उसके शब्द उसके पेट पर एक हाथ रखकर उसकी गर्म और शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ समाप्त हुए। काम जिनसे ने उपहास को दबा दिया, उम्मीद करते हुए कि वह इसके बजाय एक गेंद को जन्म देगी। युनशु ने बाईरैन को अनदेखा करते हुए हल्के से हंस दिया। बाईरान की आंखें घूम गईं और वह मुस्कुराए और बोली, मुझे पता है कि आप एक पोते को गोद में लेना चाहती हैं माँ, लेकिन जैसा कि कहावत है, पहले फूल उसके बाद फल। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि यह सच है? युनशु ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कोई विशेष भावना प्रकट नहीं की। लड़का हो या लड़की, वे सभी मेरे लिए एक समान हैं, मुझे दोनों पसंद हैं। फिर उसने बाईरान पर ध्यान देना बंद कर दिया और काम जिनशियान का हाथ पकड़कर बेडरूम की ओर चली गई। इन दिनों में से किसी एक दिन मैं औपचारिक रूप से आपका सभी से परिचय कराने के लिए एक भोज आयोजित करने जा रही हूँ। मेरी बेटी युनशु को चमकना चाहिए। काम जिनसे ने जी युन्या की ओर देखा जो इस समय अपना सिर झुकाए हुए था और फिर उसकी नजर बाईरान पर पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। थोड़े ही समय में इस स्त्री के स्वभाव में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गए थे। पहले वह एक कामुक सुंदरी थी जिसकी हर भौहें और हर मुस्कान पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। अब उस कामुक बाहरी आवरण के नीचे एक सौम्य और बौद्धिक सुंदरता समा गई थी जो उसे असाधारण रूप से आकर्षक बना रही थी। हालांकि युनशेन ने मजबूरी में उससे शादी की थी। रोजाना इतनी खूबसूरत महिला से सामना होने के बावजूद युनशेन शायद अपने दिल को काबू में नहीं रख पाता। वह मर्दों के स्वभाव की नीचता को अच्छी तरह जानती थी, तब तक उसका क्या स्थान रह जाता। नहीं, वह ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती थी। काम जिनसे की आंखों में गणना की तेज चमक बाईरान की नजर से नहीं बची। ये औरत जिसने उसे अगवा करने के लिए निंग किंगहुआ की मदद ली थी, अब फिर से उस पर नजर गड़ाए हुए थी। अपने पति के प्रति लालच रखते हुए, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हुए, क्या वह सचमुच सोचती थी कि बाईरान एक आसान शिकार है? मिस्कान सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें इतनी उत्कृष्ट बहन मिली है। बहनें एक साथ आगे बढ़ती हैं और मिस्कान के सुनहरे दिन अभी बाकी हैं। लेकिन सावधान रहें कि कोई पत्थर उठाकर अपने ही पैर पर न गिरा दें। काम जिनसे उसके स्वर में व्यंग्य कैसे न सुन सकी और बस हंसते हुए बोली, मिस बाई, तारीफ के लिए शुक्रिया। आप भी एक भाग्यशाली इंसान हैं। उसकी नजर बाईरान के पेट पर पड़ी। उसकी आंखों में एक क्षणिक आक्रोश की झलक दिखाई दी।
10 महीने तक गर्भवती रहना कठिन है। मिसबाई को अपना ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा न हो कि आप किसी समय बच्चे को खो दें। न केवल चाची यून का दिल टूट जाएगा, बल्कि भाई शेन भी बहुत निराश होंगे। बायरान ने भौहें चढ़ाई। मैं निश्चित रूप से बहुत सावधान रहूंगी और किसी भी अवसरवादी को मौका नहीं दूंगी। काम जिनसे ने ठंडी सांस ली, जी यूनिया पर एक नजर डाली जो नाटक का आनंद ले रही थी, और अपनी ऊंची एड़ी के जूते पर चली गई। यूनिया और यून म्याओ, जुड़वा भाई और बहन, इस समय सबसे लोकप्रिय बाल कलाकार थे और उन्हें अनगिनत व्यावसायिक प्रस्ताव मिल रहे थे। यूनिया की निगरानी में अस्थायी रूप से उनके प्रबंधक की भूमिका निभाने वाले शिक्षक जियांग ने अंततः बच्चों के टूथपेस्ट के विज्ञापन को चुना। उस समय ये छोटी सी कंपनी वस्तुतः अज्ञात थी और जनता ने संभवतः इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। फिर भी यूनिया ने अनेक प्रतिष्ठित प्रस्तावों के बावजूद इस विज्ञापन को चुना। सालों बाद बच्चों के टूथपेस्ट से शुरू हुई यह छोटी सी कंपनी कई लोकप्रिय स्वतंत्र ब्रांडों के साथ देश की शीर्ष घरेलू दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनियों में से एक बन गई, घरेलू बाजार में तीसरे और दुनिया में 9वें स्थान पर। हालांकि यूनिया को सबसे ज्यादा यही बात आकर्षित नहीं कर पाए। कंपनी के अध्यक्ष की एक और पहचान थी, उन्होंने मीडिया और इंटरनेट के युग की शुरुआत की, एक व्यापक व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया और उनका नाम दुनिया भर में जाना जाता था। उनका हर शब्द एक उद्धरण बन जाता था जिसे लोग ढूंढते थे। इस समय वह अभी भी छोटी सी कंपनी में कड़ी मेहनत कर रहा होगा, सड़कों पर खुद पर्चे बांट रहा होगा। सफलता हमेशा मेहनती को ही मिलती है। शिक्षक जियांग हैरान थे, इतने सारे नामी ब्रांड्स में से चुनने के बावजूद यूनिया ने इतने छोटे विज्ञापन पर जोर क्यों दिया, जिसकी शायद उपस्थिति शुल्क भी नहीं चुकाई जा सकती थी। उन्हें यूनिया के फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। वह कितनी भी होशियार क्यों न हो, थी तो बच्ची ही। यूनिया शिक्षक जियांग के संदेह को कैसे नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने समझाया नहीं, शिक्षक जियांग, चलो इस पर समझौता करते हैं। वे विज्ञापन शुल्क के लिए जो भी वहन कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं 10 साल के लिए हस्ताक्षर करना चाहती हूँ। अध्याय 80:077 जीने से ऊब जाना। मेयर सू का राजधानी शहर में तबादला होने वाला है और आज रात हुआडू होटल में विदाई भोज होगा। वर्तमान सामाजिक माहौल को देखते हुए अधिकारी अपनी प्रतिष्ठा को लेकर सतर्क हैं, इसलिए भोजन में केवल घरेलू व्यंजनों का एक साधारण चयन होगा, यहाँ तक कि शराब भी सबसे आमिर गो तो ही होगी। युनशेन और कई प्रमुख आर्थिक हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। मंत्री यान के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद युनशेन अपना गिलास उठाकर खड़े हुए। मेयर सू, आपके बुद्धिमान शासन के बिना जियांगजोऊ आज जैसा कभी नहीं दिखता। अगर जियांगजोऊ का विकास न होता तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाते। ये कहना सही होगा कि आज मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब आपके प्रयासों की बदौलत है। मेयर सू, मैं आपके भविष्य के करियर में आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं और सम्मान स्वरूप मैं सबसे पहले एक गिलास पानी पीऊंगा। कुछ बॉस तो आंखें घुमाए बिना रह ही नहीं पाए। युनशेन काफी संकोची लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुंह खोला तो चापलूसी में कोई कमी नहीं थी। मेयर सू ने दूर से ही अपना गिलास उठाया और एक आधिकारिक मुस्कान के साथ कहा, राष्ट्रपति युन, आप बहुत दयालु हैं। ये सब आपका ही किया धरा है। दूसरों ने भी तुरंत ऐसी ही चापलूसी की। मेयर सू, विनम्र मत बनिए। आपके बिना हमारी आज की उपलब्धियां अस्तित्व में नहीं होती। भविष्य में बस हमें आवाज दीजिए और हम भाई आग और पानी से भी गुजरने को तैयार हैं। पूरे भोजन के दौरान मंत्री यान चुप रहे, बस सिर झुकाए खाते रहे। दरअसल वहां मौजूद लोग मंत्री का सम्मान नहीं कर रहे थे क्योंकि वे बहुत छोटे लग रहे थे। चमकदार गंजे सिर और बड़े पेट वाले चिकने अधेड़ उम्र के आदमियों के समूह की तुलना में वे बर्फीले पहाड़ों की चोटी पर उगे बर्फ के कमल जैसे थे। वे और युनशेन अलग थलग थे। यान नानमो को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन वह मन ही मन उनकी आलोचना कर रहा था। ये तो बस फिसलन भरी बूढ़ी मछलियां हैं। मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर पर ही रहना चाहिए था। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। युनशेन ने एक बार फिर अपना प्याला भरा और यान नानमो की ओर मुड़े। उनके सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। मंत्री यान, युवा और होनहार, आपके नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में जियांगजोऊ की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मैं भविष्य में आपसे और भी चमत्कार की उम्मीद करता हूँ। उसके शब्दों में छिपे गहरे अर्थ को सिर्फ मेयर सू और यान नानमो ही समझ पाए। बाकियों को कोई सुराग नहीं मिला और उन्होंने मान लिया कि युनशेन सिर्फ उस विशेषाधिकार प्राप्त बेटे की चापलूसी कर रहा है जिसे राजधानी से जियांगजोऊ में रखा गया था। यान नानमो ने एक भौं उठाए और मुस्कुराते हुए अपना चाय का कप उठाया। मैं आपके शुभ शब्दों को स्वीकार करते हुए शराब की जगह चाय पीऊंगा। एक पल के लिए भीड़ में से कुछ लोगों ने यान नानमो को तिरस्कार से देखा। शराब की जगह चाय, क्या यही मर्दानगी है? यान नानमो को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं। दरअसल उसने कसम खा ली थी कि वह जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। युनशेन एक समझदार आदमी था, लेकिन जब भी उसे अपनी पत्नी के बारे में बार बार युनशू का जिक्र आता तो वह असहज महसूस करता। आपकी मां ने मेरी पत्नी को नाराज कर दिया। चाहे आप कोई भी हो, मुझसे किसी भी तरह की दया की उम्मीद न करें। युनशेन का चेहरा कठोर हो गया और फिर उसने अपना पे ऐसे पी लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या मंत्री यान ने ऐसा जानबूझकर किया था या नहीं, वह अभी तक इसका पता नहीं लगा सका। मेयर सू ने यान नानमो की तरफ देखा और मुस्कुराकर सिर हिलाया। सच में जरा भी सम्मान नहीं, जिससे किसी के लिए अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाए। यान नानमो की आंखों में गर्व की चमक थी। क्या यान नानमो को किसी को सम्मान देने की जरूरत थी? यह इस बात पर निर्भर करता था कि सामने वाला इतना बहादुर है कि वह इसके लिए कहे। मैंने सुना है कि राष्ट्रपति युन ने हाल ही में शादी की है। आपको बधाई देने का मौका नहीं मिला, यान नानमो अचानक बोला। उसके शब्दों के साथ सभी की निगाहें युनशेन की ओर मुड़ गईं। युनशेन मुस्कुराए, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद मंत्री यान। बस मिसबाई की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। राष्ट्रपति युन को बहुत कुछ संभालना पड़ता है। आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए, यान नानमो ने चिंता जताते हुए कहा।
युनशेन की मुस्कान एक पल के लिए कठोर हो गई, इतनी क्षणभंगुर की मानो वह कभी थी ही नहीं। अफवाहें बस ऐसी ही होती हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। एक कहावत है, जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है, और मक्खियां बिना बिछे अंडे को नहीं काटती। हाँ, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ। आखिरकार एक समझदार इंसान होने के नाते आप एक ही जगह पर 2 बार तो नहीं ठोकर खाएंगे, यान नानमो ने आगे कहा। युनशेन की आंखें अर्थ की परतों से भर गईं। मंत्री यान क्या कहना चाह रहे थे? हर कोई अपनी आंखों में खुशी की चमक के साथ युनशेन को देख रहा था। संतोषजनक भोजन के बाद मेहमानों ने मेयर सू को निजी कमरे से बाहर निकाला। उनके पीछे यान नानमो और युनशेन भी थे। युनशेन यान नानमो के पास चले गए। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे उम्मीद है कि मंत्री यान इसे इंगित करेंगे। यान नानमो ने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा और हल्की सी हंसी। युनया एक होशियार और प्यारी बच्ची है। मैं और मेरी पत्नी उसे बहुत पसंद करते हैं। युनशेन रुक गया, उसे समझ नहीं आया कि यान नानमो ने अचानक युनया का जिक्र क्यों किया। यान नानमो की आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई, जिससे युनशेन को अपने दिल में एक अवचेतन झटका महसूस हुआ। मेरी पत्नी औपचारिक रूप से उसे हमारी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से लेडी युन ने उसे अस्वीकार कर दिया। ऐसा लगता है कि अपनी स्थिति के बावजूद हम अभी भी युन्या के धर्म माता पिता बनने के योग्य नहीं हैं। कितने अफसोस की बात है, उसने युनशेन की ओर देखे बिना ही मुंह मोड़ते हुए कहा। युनशेन ने भौहें सिकोड़ लीं। तो यही वजह थी। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, यान नानमो अचानक रुक गया, एक हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर घुमाया और युनशेन की तरफ देखा। शहर के पूर्व में जो जमीन है उसके लिए आपकी कंपनी की बोली जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करती। चलो इसे किसी और योग्य व्यक्ति के लिए छोड़ देते हैं, उसने युनशेन की अचानक उभरी हुई निराशा को देखते हुए कहा। ठंडे होंठों से उसने मुड़कर कदम बढ़ाए। तो फिर तुमने मेरी बीवी को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? तुम जिंदगी से कितने थक गए होगे। अब समय आ गया है घर जाकर अपनी पत्नी से इनाम लेने का। वह आज रात कोई नया पोजीशन आजमाने के लिए बेताब था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युनशेन बाहर से लिविंग रूम में दाखिल हुआ और उसके चारों ओर ठंडी हवा घूम रही थी। बायरान तुरंत उत्साह से उसके पास गई, लेकिन युनशेन ने उसे ठंडी नजरों से देखा। बायरान की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने अनजाने में अपना हाथ वापस खींच लिया। माँ कहाँ है? युनशेन ने ठंडे स्वर में पूछा। बायरान की आंखें क्षण भर के लिए झपक गईं, फिर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह शायद पहले ही सो गई होगी। युनशेन युनशु के बेडरूम की ओर बढ़ा और ये देखकर बायरन मुस्कुराया, क्रोध से भरा हुआ, और ऐसा लगता है कि यह युनशु पर निर्देशित है। समर्पित पुत्र के लिए इतना ही, अब और नहीं रोक सकते। ऐसा लगता है कि पाखंड परिवार में व्याप्त है, लेकिन वह ये जानने को उत्सुक थी कि युनशु ने ऐसा क्या किया कि युनशेन इतना क्रोधित हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस बीच दूसरी मंजिल पर युनशेन के लौटने की आवाज सुनकर कांग जिनिक्सियन ने अनजाने में कमरे से बाहर झांका। अगले ही पल अचानक एक तेज चीख उठी। लड़की की भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं, बीच में टोके जाने से थोड़ी सी निराशा जाहिर कर रही थीं। उसकी आंखें सूरज और चांद की तरह कोमल, अनजाने में ही किसी को अपनी गहराई में खींच रही थीं। चाची आजियान, क्या हुआ? आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।